पीस टीवी उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। समाज पर मीडिया के असरात आज हमारे सोच पर, हमारी पसंद पर, हमारे जायके पर, हमारे फैशन पर, हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स पे, त्योहार पर मीडिया की मोहर लगी हुई है। हमें कैसे लिबास पहनने हैं, कौन सी फैशन की इत्तबा करनी है, कौन सी चीज खाई जाए, ये मीडिया हमको कहती है। यानी एक तरह से मीडिया समाज का बॉस है। इस बज़्म के मुक़र्रिर हैं निसार नडियाडवाला की शख्सियत आप सबके लिए जानी पहचानी है। वो पिछले 10 सालों से IRF का अटूट हिस्सा हैं। मीडिया में आपको खुसूसी दिलचस्पी है और यही दिलचस्पी देखकर IRF के रूह रवां डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब की दूरबी निगाह आपको IRF के लिए चुन लाई। आप एक उम्दा डिबेटर हैं, वहीं आपकी तकरीरें भी दिलचस्पी से सुनी जाती हैं। ख़ास तौर पर आप बच्चों और औरतों में ज़्यादा ही तवज्जो से सुने जाते हैं। तक़ाबुल अदियान के मौजू पर बहुत सारे सेमिनार में आप हिस्सा ले चुके हैं। इसी सिलसिले में आप सऊदी फरमानरवा शाह अब्दुल्ला की दावत पर स्पेन और मक्का मुकर्रमा भी जा चुके हैं। समाजी मौज़ूआत आपकी दिलचस्पी का ख़ास तौर पर मैदान रहा है और इस बारे में आपकी मालूमात और मुशाहिदात लोगों के लिए दिलचस्पी का सामान हैं। आइए समाज पर मीडिया के असरात जैसे अहम मौजू पर निसार नडियाडवाला से सुनने के लिए हम तैयार हो जाएं। हम निसार भाई को दावत देते हैं कि वो तशरीफ़ लाएं और समाज पर मीडिया के असरात के मौजू पर लबकुशाई फरमाएं, रोशनी डालें। बिरादर निसार नडियाडवाला। अल्हम्दुलिल्लाह वसलातु वसलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के महफिल के सदर शेख अब्दुल बासित और मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन इस्लाम नसीहत है लोगों की खैर ख्वाही के लिए और हुक्मरान के लिए, और आज का उन्वान उसी के तहत है, समाज पर मीडिया के असरात। मीडिया यानी मीडियम, ज़रिया, यानी जिसके ज़रिए हमको खबर पहुंचती है, हमको मालूमात हासिल होती है। और जैसे ही ज़माना तरक्की करता है, मीडिया के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर इजाफा होते रहता है। उसके बावजूद भी टेलीविज़न एक ऐसा मीडिया है जिसकी पहुंच काफ़ी गहरी, बहुत ही गहरी है और उसके असरात भी ज़्यादा है दूसरे मीडिया के कंपैरिजन में। वो इसलिए कि टेलीविज़न देखने वाले आवाम होती है। पढ़ा लिखा आदमी भी टेलीविज़न देखता है और अनपढ़ भी देखता है। आदिवासियों की ट्राइबल्स लोग भी देखते हैं, जोहला भी देखते हैं, स्कॉलर्स भी देखते हैं, गवर्नमेंट्स भी देखती है। तो टेलीविज़न का अपना एक स्टैंडर्ड है और उसकी अपनी एक पहुँच है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी इजाफा हो रहा है, काफ़ी डिस्कवरीज हो रही है, इन्वेंशंस हो रहे हैं, जिसके बदौलत आज खबरें बहुत आम होती हैं। मीडिया अच्छा भी है, मीडिया बुरा भी है। उसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है इंसानियत के फ़वाइद के लिए, और मीडिया के ज़रिए लोगों का नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। मीडिया एक हथियार है। इस हथियार के ज़रिए इंसानियत को बचाया जा सकता है, इस हथियार के ज़रिए इंसानियत का नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इंसानियत को बर्बाद किया जा सकता है। आज मीडिया एक तरीके से हमारे ऊपर हुकूमत करती है। आज मीडिया की पकड़ हमारे सोच पर, हमारी पसंद पर, हमारे जायके पर,
फैशन पर, हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स पे, त्योहार पर मीडिया की मोहर लगी हुई है। यानी आज मीडिया हमको हुक्म देता है कि हमें कैसे लिबास पहनने हैं, कौन सी फैशन की इत्तबा करनी है, कौन सी चीज़ खाई जाए, कौन सा बनियान पहना जाए, कौन से जूते पहने जाए, कौन सी कलम खरीदी जाए, ये मीडिया हमको कहती है। यानी एक तरह से मीडिया समाज का बॉस है और मीडिया पे दो तरह के लोगों का कंट्रोल होता है। एक है पॉलिटिशियंस और दूसरा तबका है मल्टीनेशनल कंपनीज जिनकी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। ये दो मेन मीडिया को कंट्रोल करने वाली जमातें हैं। आज इन्हीं का किरदार क्या है और मीडिया किस तरह से हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाती है, इसका तज़किरा हम करेंगे, इसका जायज़ा हम लेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने कहा कि मीडिया हथियार है और आज अफसोस की बात है कि मीडिया गलत लोगों के हाथों में पहुंच चुकी है और उसका इस्तेमाल और उसके नतीजे हम देखते हैं। मीडिया का सबसे बड़ा हथियार है झूठ, और इस झूठ के जरिए वो बेशर्मी बेहयाई फैलाता है, वो खौफ फैलाता है, वो लोगों की खर्च करने की आदतें बिगाड़ता है, लोगों के जायके को चेंज कर देता है झूठ के जरिए। तो हम देखते हैं किस तरह से झूठ बहुत ही बुरी चीज़ है, हम जानते हैं। सूरह हुजरात की आयतें हम बार बार सुनते हैं। सूरह हुजरात सूरत नंबर 49 आयत नंबर 6 कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आवे तो उसकी तहकीक कर लिया करो। ये आयत नाजिल होने के 1400 साल के बाद आज मीडिया की कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे पास आती है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो या कोई पोस्टर हो या कोई खबर हो, सुर्खियां हो, कोई भी जरिए से मीडिया की बात अगर आपके पास आती है तो कुरान की ये आयत काफ़ी है आपके लिए कि क्या ये सही है कि गलत है, इसकी तहकीक करने के बाद आज उस पर अमल करें। क्योंकि आज मीडिया में जंक खबरें बहुत है। आप समझते जंक फूड, आप जानते हैं जंक फूड यानी वो खुराक जो खाने में तो बड़ा लजीज होता है, यानी टेस्टी होता है, उसका पैकिंग अच्छा होता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी होती है, लेकिन सेहत के एतबार से वो अच्छा नहीं है। उसी तरीके से खबरों की दुनिया में भी, खबरों में आजकल जंक खबरें बहुत हो जाती है कि दुनिया का, इंसानियत का कोई फ़ायदा उससे नहीं होता है, लेकिन टेस्टी होते हैं, खबरें सुनने का मज़ा आती है लोगों को। यानी एक एडिक्शन लग चुका है लोगों को खबरें सुनने का। लोग ऐसे भी हैं फजर की नमाज नहीं पढ़ते होंगे, सवेरे कुरान नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन हेडलाइंस, सुर्खियां, ये इनके बनाए इनकी चाय हजम नहीं होती, ऐसे भी होते हैं। तो खबरों की दुनिया में झूठ होता है और झूठ के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका झूठ का ये होता है कि लोगों के अंदर दहशतगर्दी फैला दे, यानी लोगों को डरा दे, खौफ। और क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी होने के नाते हमको उसका तजुर्बा है कि किस तरह से झूठ फैलाया जाता है, और इस झूठ फैलाने पर लोगों की आमदनी होती है। इस झूठ फैलाने में पॉलिटिशियंस का फायदा होता है, लेकिन बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, उनका माशी फायदा होता है, उनका इकोनॉमिकल एडवांटेज है। तो झूठ के अलग अलग तरीके, जैसे कि मैंने कहा सुर्खियां, हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर्स, और ये सुर्खियां ऐसी होती है कि आदमी का दिल करेगा कि देखे खड़े रहकर। आप देखें कि बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे अखबार के स्टॉल्स लगे हुए रहते हैं, बहुत सारे लोग आकर खाली हेडलाइंस चेक करते हैं, उसके बाद में तय करते हैं कौन सा अखबार खरीदना। अब मार्केट बहुत टाइट है, जिसको कहते हैं गला काट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन, कि भाई रोज अखबार बिकने चाहिए, 5 लाख अखबार, 6 लाख, 7 लाख। तो अखबार वालों के अंदर भी कंपटीशन लगा हुआ रहता है कि सुर्खियां किसकी अच्छी हो, उसका अखबार जल्दी बिकता है। तो जब आप खड़े रहेंगे कभी स्टेशन पे या किसी अखबार के स्टॉल पे, तो सुर्खियां जब देखेंगे अखबारों के ऊपर हेडलाइंस, आपको ऐसा महसूस होगा कि वो चिल्ला रहे हैं। और अलग अलग सुर्खियां ये लोग इन्वेंट करते हैं ताकि खबर ना हो तो भी खबरें नजर आए, जिसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं, सनसनी। जैसे कि अभी आप कभी खड़े हो अगर बुक स्टॉल पे या कोई अखबार के स्टॉल पे, तो सुर्खियां अगर आपने देखी होगी तो सारी सुर्खियां चिल्ला रही है, सानिया मिर्जा की शादी हुई, सानिया मिर्जा की शादी है, और लोग अखबार खरीदना शुरू करते हैं। 75 पुलिस वाले मारे गए, वो खबरें भी अंदर चली जाती है 2-4 दिन के बाद, इसलिए कि उससे कौन खरीदता अखबार, बेमरे जिनके घर पे मातम होगा। हमको तो एक्साइटिंग न्यूज़ चाहिए। तो लोगों को एक्साइटमेंट का आदी बना दिया मीडिया ने, यानी
सुर्खियां पड़ेगी, आपको लगता है अखबार चिल्ला रहा है कि खरीदो, हमको खरीदो, ये खबर है फलाना ढिमका, खरीदो खरीदो, हमको खरीदो, पढ़ो, और लोग खरीदते हैं। सुर्खियां के जरिए झूठ फैलाते हैं। जैसे मैंने कहा सनसनी, और ये सनसनी मीडिया की इब्तिदा में इतनी नहीं थी। ये सनसनी शुरू हुई तकरीबन 40-50 साल पहले से, यानी अखबार तो बहुत पुराने थे कि अखबार में जैसे कंपटीशन आने लगा, सनसनियां देने लगे लोग। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से लेकर 1998 तक, इस 8 साल में अमेरिका के अंदर खून के हादसे में 20% कमी पाई गई, लेकिन खून के खबरों के अंदर 600% इजाफा हो गया। अब बच्चे ने गोली मार दी माँ बाप को, तो 4 दिन तक उस पर अखबार में आ रहे हैं, डिस्कशन हो रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन? तो खून की खबरों में इजाफा हुआ। क्यों? कि उससे सनसनी फैलती है, सनसनी से अखबार बिकता है, अखबार ज्यादा बिका, एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट मिली, दुकान चलती है। तो ये दुकान चलाने का एक तरीका होता है सनसनी। उस पर माशरे पर क्या असरात होते हैं, इसकी तहकीक जो है बहुत कम लोग करते हैं, और बहुत कम लोग इसकी फिक्र करते हैं। वैसे टेलीविजन सेट जो है, जो आम है, वो 1925 या 27 में अमेरिका इंग्लैंड के अंदर उसकी इब्तिदा हुई। हिंदुस्तान में आते आते 1972 हो गया, यानी जब हम अपनी आज़ादी के 25वां सालगिरह मना रहे थे 1972 में, हिंदुस्तान में टेलीविजन का इंट्रोडक्शन हुआ। तब तक यूरोप अमेरिका के अंदर तकरीबन हर फैमिली के पास एक टेलीविजन था, और उसके खतरे, उससे नुकसान, ये चीज़ें आम होने लगी। जब तक हिंदुस्तान में टेलीविजन फैलना शुरू हुआ, जब से, उससे पहले अमेरिका में 200 से 300 किताबें टेलीविजन के नुकसानात पर लिखी गई। उनमें चंद किताबें स्ट्रेंजर्स एट होम, आपके घर में अजनबी, इस तरह की किताबें आने लगी, लोगों को एहसास होने लगा। लेकिन मुकाबला भारी था, इसलिए कि इस तरह की खबरें से ज़्यादा असरात नहीं होते, क्योंकि ये भी मीडिया है। तो मीडिया वाले अपने खिलाफ खबरें नहीं छापते, ये उनका उसूल है। जिससे उनका नुकसान होता होगा वो खबरें हमारे सामने नहीं आएगी। हमारे सामने वो खबरें आएंगी जिससे मीडिया का फायदा, मेरा आपका फायदा होगा, वो खबरें नहीं आएगी जिसमें मीडिया का फायदा है। वो दुकान लेकर बैठा है, उसको एडवर्टाइजमेंट चाहिए, तो अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं। एक रास्ता है खौफ फैलाने का, और अलग अलग तरीके के खौफ होते हैं। कभी कभी देखो, आपको याद होगा एंथ्रेक्स, 11 सितंबर के बाद एंथ्रेक्स की बीमारी, एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स यानी कोई आग लग गई हो पूरे अमेरिका में। लोग अपने खत को खोलने से डरते थे कि कहीं इसमें एंथ्रेक्स का पाउडर ना हो। एक शख्स की मौत हुई थी, उसके बाद जो एंथ्रेक्स की पब्लिसिटी हुई है मीडिया के अंदर, कि अमेरिकन सरकार ने तकरीबन $100 मिलियन इतनी सारी वैक्सीनेशंस और दवाइयां खरीदी एंथ्रेक्स से बचने के लिए। अब वो अलग बात है कि किसका कमीशन था उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं अब अमेरिकन कि ये सोची समझी हुई साजिश थी। अब एंथ्रेक्स चला गया, इसलिए दवाइयां बिक गई, दुकान बंद कर दी, नया माल खरीदा, दूसरी दुकान खोली, स्वाइन फ्लू। तो दुकानें हैं कि स्वाइन फ्लू। और यकीन मानिए, स्वाइन फ्लू की जब बीमारी शुरू हुई थी मैक्सिको में, पेंडेमिक्स बोलते हैं, कभी स्वाइन फ्लू की भी थी, पेंडेक्स भी थी, बर्ड फ्लू, इस तरह की बीमारियां थी। ऑर्डिनरी निमोनिया जैसी बीमारी थी, थोड़ा सा फर्क था बस, अब कहते हैं। लेकिन मैक्सिको में जब पहला आदमी मरा, उससे पहले बीमारी से ज्यादा उसकी खबर फैल गई और उसका खौफ फैल गया बीमारी से ज्यादा। यहां तक कि जॉर्ज बुश उस वक्त सदर था, वो कहता है कि जरूरत पड़ेगी तो हम अमेरिका के अंदर हम मार्शल लॉ लगा देंगे स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू और पेंडेमिक से बचने के लिए। यानी पब्लिसिटी होती है, उसके बाद पब्लिसिटी और हो गई, लोग और डरने लगे। नतीजा ये हुआ कि यूरोप के जो मुल्क है, फ्रांस, जर्मन और बेल्जियम, जो लोग मुसलमान की औरतों के नकाब से एलर्जी रहते हैं कि ये क्या औरतें नकाब पहन के घूमते हैं, उनके मर्द भी नकाब लगाकर एयरपोर्ट पे, बस स्टॉप पे, ऑफिसों में घूमते नजर आने लगे। तो ये आप समझिए कि अल्लाह की तरफ से हैं या कुछ भी हो, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ। लोगों ने तस्वीरें देखी कि मर्द भी नकाब पहन के घूम रहे हैं, तो एक खौफ फैलाया गया जिस पर समाज पर ऐसे असरात पड़ गए। उसके बाद जो खौफ फैला और दवाइयां बिकने लगी, उसमें भी कम से कम $10 मिलियन की वैक्सीनेशन अमेरिकन हुकूमत ने मुफ्त में बांटी। बर्ड फ्लू के $10 मिलियन, $1 मिलियन यानी $10 लाख। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी रकम हो जाती है। $10 मिलियन के अमेरिकन हुकूमत ने वैक्सीनेशन मुफ्त बांटे, स्कूलों में, दवाखानों में, यहां वहां, और लोग खुश हो गए कि हमारी सरकार कुछ कर रही है। बाद में पता चला कि इनकम टैक्स के अंदर इजाफा हो गया।
हाँ, ये सही खबर है। बाद में पता चला कि इनकम टैक्स में इजाफा हो गया, तो अपने ही जेब से, ये जेब से पैसे निकाले, ये जेब में रख दिए, ऐसा हुआ। तो खौफ फैलाया। एक और खौफ जो आमतौर पे मैं तस्करा करता हूं कि बूढ़े होने का खौफ भी मीडिया ने फैलाई कि आदमी झुर्रियां देखता है शीशे में तो डर जाता है कि मैं बुढ़ा हो जाऊं। फिल्म स्टार्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लोग, उसके साथ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का बाजार, यानी दुकानें फिर खुलने लगी। आप जानते हैं 1968 तक जो विमेंस मैगजीन आती थी औरतों के मुतालिक, जो अखबारात आते थे, मैगजीन्स आती थी, इश्यूज आते थे, उसमें औरतों के लिए जो मुफीद हो, जो चीज़ फायदे वाली हो, उसके आर्टिकल और इश्तेहार ज़्यादा रहते थे। कपड़े धोने का मशीन आया, या साबुन आया कपड़े धोने का, या बर्तन साफ करने का मशीन, या कोई भी ऐसी चीज़, नई चद्दरें हैं, तकिए के कवर हैं, या इस्त्री है, यानी जो चीज़ आपको रोज़ाना काम आती हो और आपका काम आधा कर दे, फायदा हो आपके लिए, वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट थी उसकी, उसके आर्टिकल ज़्यादा थे। लेकिन उसके बाद जो दौर शुरू हुआ, डाइटिंग के आर्टिकल एक ही साल में 70% बढ़ गए, 70% कि अपने आप को दुबला बनाओ, और सारे अखबारों ने लिखना शुरू किया। तकरीबन बहुत सारी औरतें, दुबली औरतें भी अपने आप को मोटी महसूस करने लगी। ये एक साइकोलॉजिकल असर है, उसका साइकोलॉजिकल असर है कि सभी लोग बोलने लगे कि कोई आगे कहेगा निसार भाई आपके कपड़े पे हरा दाग लगा, एक बोला, दो बोला, 5 बोला, तो मैं बाहर जाके देख कर आऊंगा कि भाई क्या है। उस तरह से ये साइकोलॉजिकल असरात मीडिया ने करना शुरू किया। तो नतीजा ये हुआ आज, यानी 1998 तक औरतों की जो घरेलू चीज़ें होती है, चद्दर, तकिए, तकिए के कवर, मैट्रेस, ये सारी चीज़ों की, झाड़ू मारने का मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ये चीज़ें जो है, इनकी एडवर्टाइजमेंट सब मिलाकर $70 मिलियन आते थे बस मैगजीन्स के अंदर, टीवी पे। झाड़ू मारने का नया मशीन आया, या पोते मारने का मशीन आया, बर्तन मांजने का पाउडर, ये सारी चीज़ें जो आपको 24 घंटा काम आती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट के पीछे सिर्फ और सिर्फ $70 मिलियन खर्च होने लगा, और $700 मिलियन कॉस्मेटिक्स की एडवर्टाइजमेंट्स, यानी कॉस्मेटिक एडवर्टाइजमेंट्स के पीछे $700 मिलियन लोग खर्चा करने लगे। तो खौफ फैल गया लोगों के अंदर कि जी क्या हर औरत लगा रही है। एक औरत ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था इंटरनेट पर कि इनका अंदाज बड़ा अच्छा होता है कॉस्मेटिक बेचने वालों का। मैं गाड़ी लेकर गई, वो कहती है, और उतरी तो सीधी बात है, गाड़ी चलाएगा आदमी, धूल लगती है, हवा लगती है, तो बाल बिखर जाते हैं, थोड़ी सी धूल लग जाती है चेहरे पे। तो कहती है कि जैसे मैं कॉस्मेटिक की दुकान में दाखिल हुई तो 5-6 बड़े बड़े शीशे मेरे सामने ताक रहे हैं, यानी मुझे दिखा रहे हैं कि देखो आपकी शक्ल कैसी हो गई। और उसके बाजू में खूबसूरत लड़कियां, 20 साल 22 साल की लड़कियों की तस्वीर चिपकाई हुई है, और उनको देखकर मुझको एहसास हो रहा है बाजू में मैं हूं, बाजू में ये इसकी तस्वीर, हाय मैं कैसी दिख रही हूं। और $10 के बदले में $20 का कॉस्मेटिक खरीद के हम निकलते हैं। तो इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेलिंग होता है खौफ के जरिए। वैसे ही मोटापे के बारे में, कि मोटापे को रोकने को इंडस्ट्री कहते हैं, यानी लोगों को भूखे मारने का कारोबार। ये डाइट इंडस्ट्री आज $35 बिलियन की है। आप सोचे कितनी बड़ी इंडस्ट्री। लोग खाते नहीं हैं तो ये $35 बिलियन देते क्यों है? एक आदमी अगर भूखा रहता है तो समझा कि खर्चा ही नहीं किया मैंने, बिस्किट खा ली तो बिस्किट खा ली, $2, तो खर्चा कम होना चाहिए, उसके बदले $35 बिलियन की इंडस्ट्री है डाइट इंडस्ट्री। खाली अमेरिका की बात करता हूं, पूरी दुनिया की नहीं। और इस डाइट इंडस्ट्री में तकरीबन 20,000 सेंटर्स ऐसे हैं, वेट रिड्यूसिंग सेंटर्स, उसमें 80 लाख औरतें मेंबर्स हैं। एक सर्वे के मुताबिक 10 साल की लड़की भी अपने आप को मोटी महसूस करती है, यानी ये साइकोलॉजिकल हो गया, अरे तो कितनी मोटी हो रही है, कैसे रिश्ते आएंगे। इस तरह से वजन कम करने की दुकानें चलने लगी और आज भी चल रही हैं। यानी अमेरिकन मार्केट में मुसन्निफ कहते हैं अगर एक किताब भी आपका वजन कम करा सकती है तो बाकी की किताबों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन होता नहीं है, अल्लाह ने जैसा बनाया है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, अल्लाह ने बताया कि हमने ऐसा बनाया आपको, अगर आपने अच्छे काम किए तो लोग आपको इस हाल में भी पसंद करेंगे। तो ये एक और डर था। एक और डर हम देखते हैं 11 सितंबर के बाद जो मुसलमानों ने जो महसूस किया कि दाढ़ी टोपी वालों की तस्वीरें और टेररिज्म और इस्लामिक टेररिज्म, पैन अरब टेररिज्म और अजीब अजीब नाम देने लगे सुर्खियाँ, टीवी टॉक्स, चैट शोज, टीआरपी के बढ़ाने के चक्कर में कि दुनिया मुसलमानों से डरने लगी। यानी 5-6 हट्टे कट्टे दाढ़ी वाले पठानी पहनकर अगर हवाई जहाज में बैठते हैं तो जब तक प्लेन लैंड नहीं करता है क्रॉस, हर आदमी जो है सोचता है कि ये 11 सितंबर वाले नहीं हो, समझे ना। इस तरह से एक खौफ डाल दिया कि पूरी दुनिया मुसलमानों से डरने लगी और बेचारा मुसलमान पूरी दुनिया में डरने लगा। देखिए दोनों एक दूसरे से डरते हैं, वो मेरे से डरता है, मैं उससे डरता हूं।
जब बम्बई के अंदर ट्रेन का धमाका हुआ तो उसकी पब्लिसिटी बहुत हो गई थी। मैं ट्रेन में जाता था, कभी कभी मुझे भूलने की आदत होती है, दिमाग ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इंसान होने के नाते कभी कभी आदमी भूल जाता है, कभी टिफिन भूल गया, कभी बच्चों का स्कूल का बैग भूल गया। बम्बई का जो बम धमाका, उसके बाद लोगों ने मुझे मदद की कि मैं भूल जाऊं। खास करके जो मेरे साथ ट्रेन में रहते थे अपने नॉन मुस्लिम भाई, वो देखते थे अरे भाई दाढ़ी वाला आया और ऊपर टिफिन रखा। अब वो कहते हैं भाई साहब आपका है ना? हाँ जी मेरा है। कहाँ उतरेंगे? मैंने कहा कि भाई डरिए मत, दादर उतरूंगा। होता था ऐसा, कभी कभी थकान के मारे मैं सो जाता, लेकिन वो बेचारे जागते रहते थे कहीं कि हम अगर सो गए तो ये उतर जाएगा। इस तरह से जो है एक खौफ, हालांकि क्या इतने साल से सफर करते हैं साथ में, लेकिन एक खौफ, मीडिया की पब्लिसिटी का एक असर था, ये बहुत ही गजब का असर। तो ये था, इसको खौफ इंडस्ट्री कहते हैं। एंथ्रैक्स, स्वाइन फ्लू, 11 सितंबर, ये दुकानें हैं, उनको नहीं पड़ी है कि क्या होता है दुनिया में, न खबरों के बारे में वो लोग तहकीक करते हैं। बस लोगों को पसंद हो वो पेश मत करो, लोगों को जो पसंद होना चाहिए वही पेश करो। तो लोग कहते हैं ये बच्चों के बारे में कि बच्चे जो हैं टेलीविजन देखकर बिगड़ जाते हैं। तो किसी ने मेरे साथ थोड़ी सी दलील कर ली एक दफ़ा कि भाई साहब बच्चों को थोड़ा तो टेलीविजन दिखाना चाहिए ना, एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो मैंने उसको समझा, भाई देखो ज़रा मेरी बात सुनो, अगर पानी उबलता है और आप अपने बच्चों को कहेंगे कि बेटा उसमें उंगली मत डालना, कोई कहेगा भाई थोड़ी तो उंगली डालने दे, कुछ शौक है थोड़ा सा डाल के देखे उसमें क्या हो गया। तो कहता हरगिज़ नहीं। मैंने कहा ठीक है, आपके पास गाड़ी है, आपका 12 साल का बेटा कहेगा कि डैडी थोड़ी गाड़ी चलाने दो ना, आप कहेंगे नहीं बेटा गाड़ी में चला। तो मैं कहूँगा चलाने देना यार, थोड़ा सा घूम के आएगा बच्चा, उसमें क्या हो गया, कंपाउंड में चलाएगा, अरे किसी को ठोक देगा तो खर्चा हो जाएगा, है ना, ऐसा सोचता है। तो टेलीविजन के नुकसान इससे ज्यादा है। बच्चा है कि बच्चा उंगली डाल देगा अगर गर्म पानी में, तो 15-20 दिन के बाद उसके जो जख्म है वो भर जाएंगे, लेकिन ये जो टेलीविजन के जो जख्म है दिल पे, दिमाग पे, वो बहुत बुरे हो जाएंगे। आपको एटीएम मशीन समझेगा, यानी बच्चे बहुत सारे अपने माँ बाप को एटीएम मशीन समझते, अबू 20,000 रुपया लाओ मोबाइल खरीदने का, डैडी 500 रुपया दो ये खरीदने का, यानी एटीएम मशीन समझते कि जब भी पैसा चाहे तब निकाल सको। तो ये हाल होता है बच्चों के साथ भी। और लोग सोचते हैं कि बच्चे जो है टेलीविजन के सामने बैठेंगे तो थोड़ा सा हमको भी वक्त मिलता है, इंटरनेट पे हम चले जावे, ऑफिस का काम करें। तो ये झूठ के सहारे बच्चों को आदी करते हैं। और टेलीविजन पे बहुत सारे हीरोज आते हैं। किसी ने एक अच्छा आर्टिकल लिखा था, द डू इट योरसेल्फ किट, बच्चों को बिगाड़ने का, हाउ टू स्पॉइल अ चाइल्ड, किसी बच्चे को बिगाड़े कैसे। तो उसका नुस्खा बताया कि किसी बच्चे को बिगाड़ना चाहते हैं, एक कार्टून के साथ उसका तारुफ करा दो, जैसे सुपरमैन, कॉमिक या कार्टून कोई भी, सुपरमैन या बैटमैन, टॉम एंड डिक एंड हैरी, उसके साथ उसको बार बार बिठाइए, बार बार वही किताबें पढ़े, वही अखबार में पढ़े और उसकी वीडियो कैसेट्स देखे, बार बार देखे, दिखाते रहो और फिर उस कैरेक्टर से कोई गलत काम करवाओ। फिर आप देखिए बच्चा भी उसको सही समझ के करने लगेगा। बच्चे मासूम होते हैं। आपको पता है 1977 तक अमेरिका के अंदर कार्टून के ऊपर भी सेंसरशिप थी, बहुत कम लोगों को पता है। टॉम एंड जेरी जो समझते, लोग समझते बहुत मासूम है टॉम एंड जेरी, और वो दूसरा जो चूहा रहता है जेरी रहता है वो होशियार होता है, और दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। आप कोई भी देखेंगे टॉम एंड जेरी के अंदर यही चीज दिखाई जाती है कि लोग लड़ते रहते दोनों आपस में, और लड़ते लड़ते ऐसी हरकतें करते हैं कि आम जिंदगी में अगर आप करेंगे तो मर जाएंगे। कभी ट्रेन के नीचे चला जाता है, ट्रेन ऊपर से चली जाती है और वो खड़ा होता है, कभी 25वें माले से कूदता है गिर जाता है, कभी पहाड़ पे से गिरता है खड़ा हो जाता है, ऐसी चीजें दिखाई जाती है। बच्चे मासूम 5-6 साल के जो होते हैं ये अफसाना और हकीकत के दरमियान तफरका नहीं कर सकते, ये समझते हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो कार्टून के जरिए बच्चे बिगड़ते। तो उसने लिखा कि आप बच्चे को बिगाड़ना चाहते हो तो आप किसी कार्टून या कॉमिक कैरेक्टर के साथ उसकी मोहब्बत करा लो, उसका इन्फ्लुएंस करा लो और उससे बुरा काम करवाओ। तो उसने एक एग्जाम्पल दिया बड़ा अच्छा, बैट वुमन, जैसे बैटमैन आता है जैसे बैट वुमन है, सुपरमैन की तरह बैट वुमन है, एक लड़की है, स्लिम लड़की है और कराटे आता है उसको, ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग तक छलांग मारती है। इस तरह से उसको कोई स्ट्रॉन्ग बैट वुमन दिखाया और बाद में इतना चस्का लग गया, आगे चलकर एक एपिसोड में उसको लेस्बियन दिखाया तो लड़कियों के अंदर लेस्बियनिज्म का शौक बढ़ गया कि उसमें क्या हो गया, ये भी तो करते, तो लोग उसको बुरा नहीं समझते। आर्चीज की जो मैगजीन्स आती है बहुत पॉपुलर है नौजवानों के अंदर, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूरोप, अमेरिका, आर्चीज की मैगजीन 8-10 बच्चे होते हैं 18-20 साल के और लड़कियों के चक्कर में पड़े रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई हरकत करते रहते हैं। अब उन्होंने एक कैरेक्टर और डाल दिया गे, यानी लूती काम करने वाला लड़का। अब आर्चीज के मैगजीन में इस तरह की बातें होगी, लोग समझते हैं कि कार्टून या कॉमिक के कैरेक्टर्स बच्चों को नहीं बिगाड़ेंगे, वो इनोसेंट है,
हालांकि वो ज़्यादा खतरनाक है, उतना ही खतरनाक वीडियो गेम्स होते हैं। लोग समझते हैं वीडियो गेम्स, उसमें क्या खराबी है। देखिए, जब बच्चा टीवी के सामने बैठता है, ऑन एन एवरेज 4.5 घंटा बैठते हैं, जैसे ये मौखिक कहते हैं कि बच्चे टेलीविज़न के सामने 4.5 घंटा बैठते हैं ऑन एवरेज। लेकिन स्कूल में वो बच्चे 365 दिन के बजाय 180 दिन स्कूल में जाते, बाकी छुट्टियां होती है, क्रिसमस वेकेशन, समर वेकेशन सब मिलाकर 180 दिन स्कूल में जाते हैं। अगर 5 घंटा है तो एक साल में बच्चा 900 घंटा स्कूल में रहता है, और 10 साल अगर स्कूल में जाता है तो 9000 घंटे में वो मैथ, साइंस, एल्जिब्रा सब सीख कर वो डॉक्टर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है। वही बच्चा अगर 4.5 घंटा टीवी के सामने बैठता है, 4.5 घंटा। और अमेरिका में टीवी कैसे है? अब अमेरिका में हर शख्स का एक प्राइवेट टीवी होता है, इतने सारे टीवी की तादाद हो गई। तो वो बच्चा जब टीवी के सामने अगर 4.5 घंटा बैठता है, साल भर में तकरीबन 1200 या 1300 घंटे वो टेलीविजन पे देखता है। और इस 1200-1300 घंटे में वो हर साल 2000 मर्डर सीन्स देखता है, 2000, 5000 दूसरे वायलेंस देखता है, जिसमें कोई शौहर अपनी बीवी को थप्पड़ मारता है, कोई गाली देता है, इस तरह की वायलेंस, कोई गाड़ी चोरी करता है, इस तरह के वायलेंस देखता है। बेशर्मी बेहयाई के सीन्स 8000, MTV को न गिनकर 8000। यानी इतनी चीजें बच्चा एक साल में देखता है। 10 साल का बच्चा स्कूल शुरू करता है, टीवी देखना शुरू करता है। 10 साल में वो इंजीनियर बन सकता है, लेकिन आप देखेंगे ऐसा इंजीनियर डॉक्टर बना जो चोर है, किसी की किडनी चोरी करके बेच देता है। ये कहां से सीखा? क्या उसकी टीचर ने सिखाई? साथ में कोई और उस्ताद थे जो उसको सिखा रहे थे, पर माँ बाप को पता ही नहीं। तो ये उस्तादों ने अपनी उस्तादी दिखाई, और भाई जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन चोर निकले, शेयर मार्केटों के अंदर गफले करने लगे। तो ये पढ़ा लिखा तबका बिगड़ता है, इसलिए कि लोग समझते हैं कि खाली पढ़ाई लिखाई से फायदा है, अगर आपने नुकसान से नहीं रोका तो। मीडिया के ये असरात समाज को बदल देते हैं। मीडिया बेशर्मी और बेहयाई भी फैलाती है। जैसे कि आमतौर पे हम जानते हैं कि मीडिया के अंदर इतने सारे एपिसोड्स आते हैं, सोशल प्रोग्राम्स जिसमें खुराफात होते हैं, देवर भाभी के बीच में अफेयर दिखाते हैं, पड़ोसी के साथ अफेयर, आदमी ऑफिस में जाता है तो अफेयर होता है। यहाँ तक कि हिंदी फिल्मों के अंदर और हिंदी सीरियलों के अंदर ये इतना आम हो गया कि वैलेंटाइन डे पे, हर वैलेंटाइन डे पे जो प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं उनके वहाँ ग्राहकों की भरमार रहती है कि भाई जरा पता लगाओ हमारा शौहर या हमारी बीवी किसके साथ घूम रही वैलेंटाइन डे पे। तो जासूसों की दुकानें चलने लग जाती है खराबी फैलने के बाद। बेशर्मी बेहयाई, यानी आदमी चैनल बदल भी नहीं सकता, अगर बदला तो उसकी दूसरी चैनल पे उससे भी खराब सीन आता होगा। इस तरह से बेशर्मी बेहयाई मीडिया आम करती है। और अगर कोई कुछ कहता है तो कहता है मॉरल पुलिसिंग, वी डोंट वांट मॉरल पुलिसिंग, वो भी मीडिया ही कहता है, क्योंकि दुकान है। और ये सारी दुकान जो है ये एडवर्टाइजमेंट की वजह से चलती है। जैसे कोई मदारी होता है ना, मदारी का खेल देखा होगा बंदर के साथ, पहले आधा घंटा वो डुगडुगी बजाता है, डुग 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 डुग, पब्लिक जमा होती है, डुग 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 डुग, पब्लिक जमा होती है। बंदर बैठा है, होशियार है, उससे मालूम है कब छलांग मारनी है, तो डुग 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 करके भीड़ जमा होती है, उसके बाद खेल शुरू होता है ना। आप समझते हैं वो एडवर्टाइजमेंट डुगडुगी है। ये जो क्रिकेट मैच आप देखते हैं वो डुगडुगी है। आज शाम हम आपको IPL की मैच दिखाएंगे, फाइनल सिखाएंगे, आइए। और काम धाम छोड़कर कोई दुकान में टीवी लगा देता है, दुकान में चोरी होती है पता नहीं, लेकिन टीवी में मसरूफ है। कोई ऑफिस से झूठ बोल के भाग जाता है कि आप माँ बीमार है। साल में कितनी दफा माँ बीमार होगी, अब तो रूटीन हो गया। तो लोग भागते हैं, जल्दी जल्दी घर पे जाते हैं देखने के लिए मैच, और जब डुग 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 होती है सब बैठ जाते हैं। आप फलाना टूथपेस्ट खरीदिए, आप कोला पीजिए, आप आइसक्रीम खाइए, और खेल शुरू होता है एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट्स का। आपको बताते हैं कि आपको क्या खरीदने का, वो आपको बार बार बताएंगे। अगर आपने 50-50 ओवर की, 100 ओवर की एक इंटरनेशनल वनडे मैच देख ली, हर ओवर के बाद 4 इश्तिहार देके 450 दफा उसने आपके बताया कि ये प्रोग्राम आपको स्पॉन्सर किया मारुति कार ने। आप जब बाहर निकलकर अपने हीरो होंडा पे बैठेंगे तो आप सोचेंगे काश मैं भी मारुति खरीद लेता। ये असरात अच्छी मिसाल दी एक राइटर ने कि अगर आपको देखना है कि टीवी का ये नशा कैसा है, तो टीवी पे जब कोई ऐसा प्रोग्राम आता हो, जैसे फुटबॉल की मैच है, वो अमेरिका के अंदर फुटबॉल का, बेसबॉल का क्रेज ज्यादा होता है, जैसे हमारे वहाँ इंडिया का है। तो कहता है मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर मैच चल रही है IPL, और फाइनल ओवर चल रही है, कश्मकश है, क्या होगा पता नहीं, लोग नखून चबा रहे हैं, आखिरी ओवर है, 2-4 रन बाकी है, 2 विकेट बाकी है, बोल नहीं सकते क्या होगा। उस वक्त आप जाकर टीवी ऑफ कर दो और लोगों के रिएक्शंस देखो।
लिखता है कि मैंने एक बार ऐसा करके देखा तो मेरे बच्चों ने मेरे को गालियां दी। समझे कि एक नशा हो जाता है लोगों को, उसके आदी हो जाते हैं कि उसके बगैर रहा नहीं जाता है। देखना है, कोई भी बीच में नहीं, कोई मेहमान आ गया तो मम्मी क्या आंटी को यही टाइम मिला क्या आने का। यानी आपस के ताल्लुकात भी ये लोग खराब कर डालते हैं। तो मीडिया बेशर्मी बेहयाई फैलाता है, बदतमीजी फैलाता है और साथ ही साथ फजूल खर्ची भी करवाता है। यानी मीडिया ने हमारी खर्च करने की आदतें बिगाड़ दी। हर साल अब हिंदुस्तान के अंदर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 20% खर्च बढ़ते जाते लोगों के, महंगाई की वजह से नहीं, शौक की वजह से। मॉल कल्चर, मॉलों में लोग 20% खर्चा बढ़ाते जाते हैं, लोग करते हैं। आम आदमी भी आप पूछे भाई साहब आपकी तनख्वाह कितनी है, तो कहता है जी 15-20 हज़ार है यार, सेठ भी तनख्वाह में इजाफा नहीं करता। ओह, फिर इतने में घंटी बजती है, मोबाइल दिखाते, तो मोबाइल कितने का है, 25,000 का, माशाल्लाह। समझे ना, तनख्वाह कितनी है, 15,000 20,000, मोबाइल कितने का, 20-25,000 का। क्यों भाई, ये तो यार टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अभी तो कह रहे थे कि भाई खाने पीने के पैसे नहीं है, दूध का बिल नहीं दिया है, और अभी आप कहने लगे कि मोबाइल जो है जरूरत है। तो आदमी को वो भुला देता है कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है, वो छोड़कर वो उस जगह पे खर्च करता है जहां पे उसको जरूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट वही काम करता है कि आपको वो खर्च करवाएगा जिसकी आपको जरूरत नहीं है। आपने कभी देखा कि तरकारी की एडवर्टाइजमेंट, बटाटे की एडवर्टाइजमेंट, कांदे की एडवर्टाइजमेंट, चावल की कभी कभी आ जाती है ब्रांड के लिए, लेकिन आपने कभी देखा क्या कोई भाजी की या गाजर मूली की एडवर्टाइजमेंट? नहीं, वो तो हम खरीदेंगे, वो तो जरूरत है ना, खरीदेंगे। तो हमको वो चीज दिखाएंगे जो हम नहीं खरीदेंगे। हमको बार बार कहेंगे हमने आपको ये मैच दिखाई, हमने आपको 50 ओवर दिखाई, आप हमारा टूथपेस्ट खरीदिए, आप हमारे जूते खरीदिए, हमारे सॉक्स पहनिए, हमारी टाई खरीदिए, हमारा कोला पीजिए, हमारी आइसक्रीम खाइए, खाइए। फजूल खर्ची। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी हर साल कितना कोलास पीते हैं, कोला, पेप्सी कोला, कोका कोला, फलाना ढिमका, सोडास, कोलास, $1,700 मिलियन और 45 रुपया आजकल चल रहा है शायद भाव डॉलर्स का। $1,700 मिलियन का पेप्सी इस मुल्क के लोग पीते हैं, हिंदुस्तान के, जहां पे परसों की रिपोर्ट के मुताबिक 1/3 लोगों को गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारनी पड़ती है। ऐसे मुल्क में लोग 1700 का कोलास पीते, लेकिन लोग पीते रहेंगे, हम भी पिएंगे, आप भी पिएंगे, इसलिए तो कोई बुरा नहीं कहता। ये खबरें सुर्खियां में नहीं आएगी। क्यों? अगर सपोज कि ये खबरें सुर्खियां में आ गई तो उसकी एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगी ना अखबार वाले की, कि साहब आपको हमारे कोला की एडवर्टाइजमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। आपने उस पहले ही पेज पे लिख दिया मत पियो, कौन पिएगा? तो कभी कभी खबरें देने की जरूरत होने के बावजूद भी एडवर्टाइजमेंट के प्रेशर की वजह से लोग खबरें नहीं देते हैं, और कहते भी है कि हमको जो लिखना है, अगर लिखे तो कल हमको नौकरी से निकाल देंगे। जानते भी ये लोग कि ऐसे खुराफात होते, फजूल खर्ची के आदी हो जाते। खबरें ऐसी होती है जो कचरे के डब्बे में से आप उठाएंगे, लेकिन खबर बहुत अहमियत वाली होती है। जैसे कि हिंदुस्तान में हर साल 58,000 करोड़ का अनाज खराब हो जाता है। 58,000 करोड़ रुपयों का अनाज है ना, कितना हो गया, खराब हो जाता है, गोदामों में सड़ते हैं, चूहे खा जाते हैं। इस तरह से 58,000 करोड़ इस मुल्क में, जहां लोगों को खाने का तक नसीब नहीं होता, हर दिन 200-300 बच्चे भूखमरी की वजह से मर जाते हैं। इस मुल्क के अंदर इतना अनाज वेस्ट होता है। कभी भी आपने फ्रंट पेज पे देखा है क्या? कभी भी हमारे प्रॉब्लम जो है इस मुल्क के कभी नहीं देखेंगे, इसलिए कि अगर वो छापेंगे तो अखबार कौन खरीदेगा, किसको पड़ी है? ये सब लोग आदी हो गए एग्रेसिवनेस के, इसको जुनून कहते हैं। अगर आप देखें तो टीवी पे जो प्रोग्राम्स आते हैं, देखो कैसे लोग जुनून के आदी होते हैं। टीवी पे प्रोग्राम्स आते हैं, क्रिकेट की मैच है, 5 दिन की मैच है, तो 5 दिन की मैच देखने वाले कम होते हैं, वनडे इंटरनेशनल देखने वाले ज्यादा होते हैं। फिर 20-20 ओवर की मैच शुरू हो गई 2020, उसकी ऑडियंस ज्यादा होती है। फिर उसकी हाईलाइट रात को दिखाएंगे, वो और ज्यादा होता है, उसमें और जुनून वाले सीन्स होते हैं। लेकिन आपने कभी देखा बैडमिंटन का लाइव टेलीकास्ट दिखाया? बैडमिंटन का नहीं, इसलिए कि टुक टुक खेलते हैं। शतरंज कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। लेकिन टेनिस देखते हैं, क्यों? कि लड़कियां शॉर्ट स्कर्ट पहनती है। लोगों को, देखने वालों को अक्सर हिंदुस्तान पाकिस्तान में टेनिस का रूल भी मालूम नहीं होगा, लेकिन देखते हैं, शौक है। आप देखो कभी शतरंज की कोई चश्मे वाली कोई लड़की शलवार कुर्ता पहन के शतरंज खेलेगी तो 1 रुपये की एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी उसको, 1 रुपये की, क्योंकि बेशर्मी बेहयाई उनका खुराक है, एडवर्टाइजमेंट कंपनी का उनका खुराक है। अगर वो खुराक नहीं मिला तो लोगों को क्या दिखाएंगे? खबरों के बारे में भी ऐसा। इन सारी चीजों को देखकर पता चलता है कि मीडिया जो है मुआशरे के लिए बहुत नुकसान वाली चीज है। अब हम देखें इसमें मुसलमानों का क्या किरदार है।
इलाज क्या हो सकता है इसका, किस तरह से हम जो है बुराई के खिलाफ लड़े। इसलिए कि ये जिम्मेदारी है मुसलमानों के ऊपर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। असल जिहाद अगर हो रहा है तो वो मीडिया में हो रहा है। जिहाद किसे कहते हैं? बुराई के सामने जद्दोजहद करना, बुराई के सामने मेहनत करके लड़ना, उसको ख़त्म करना, उसको जिहाद कहते हैं। आज अगर जिहाद की सख्त ज़रूरत है वो मीडिया में है, लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ बहुत कम लोग जिहाद करते हुए नज़र आते हैं, बहुत कम लोग नज़र आते जिहाद करते, और जो होते हैं वो हमारे ही खिलाफ बात करते हैं, वो भी बुराइयाँ जो है उछालते हैं। पता चला कि एक तबका मुसलमानों का ऐसा होना चाहिए जो मीडिया के अंदर स्पेशलाइज करना चाहिए। आप लोग देखते होंगे दोहा डिबेट्स और फलाना ढिमका, आप देखिए अब जो है एक एक सेंटेंस, एक एक मिनट का डिबेट्स आ गए। पहले शेख दीदार साहब को हम देखते थे, जाकिर नाइक को देखते थे, आधा घंटा वो बोलते हैं, आधा घंटा ये बोलते हैं, वक्त मिलता था दोनों का, वक्त नहीं मिलता है। 8-10 आदमी जो है वो इस्लाम के खिलाफ हो गए, एक आदमी को बिठाकर जो है आप सवाल पूछेंगे 10 आदमी, इस तरह से अपनी दुकान चलती है टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में। तो मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है कि मेरी जब भी कोई तकरीर होती है उलमाओं की जमात में, पिछले दफ़ा मैं सूरत गया था तो वहाँ उलमाए किराम थे, तो मैंने कहा कि आपके मदरसे में आप क्या क्या सिखाते बताइए। तो कहने लगे हम कंप्यूटर सिखाते हैं, अंग्रेज़ी सिखाते हैं। मैंने कहा और, कहने लगा आप डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाने की भी हम लोग कोशिश करते हैं हमारे बच्चों की। मैंने कहा यही तो मीडिया कह रहा है हमको कि आपके बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर्स बनाओ, इंजीनियर्स बनाओ। ये आपको क्यों नहीं कहते कि आप मीडिया में जाओ, क्यों नहीं कहते? आप बताइए मुझे कौन कहते? जानते अगर ये आएंगे तो यहाँ भी दुकान बंद। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो रहे हैं हमारे कौम में। मीडिया के अंदर जाने वाले, बात करने वाले कितने हैं? जाकर इस्लाम की बात करें, बहुत कम हो गए। और आज आग लगी है मीडिया में, हर तो हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ईसाई, ये सब लोग इसके शिकार है। कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा बिगड़े, कोई नहीं चाहता कि उसकी बीवी जो है जिना करे, कोई नहीं चाहता, लेकिन कोई लड़ नहीं पाता है। लड़ने की ताकत सिर्फ कुरान में। कुरान की जो अजमत है, कुरान के अंदर जो कुव्वत है, उसको पढ़कर हक और बातिल को दूर करना, अलग करना, ये ताकत सिर्फ कुरान में है। और कुरान आपको मीडिया के लिए तैयार कर सकता, क्योंकि कुरान खुद एक मीडिया है। ये कुरान जो है ये एक मीडिया है, इसमें हेडलाइंस भी है। अलहता का हदीसुल गाशिया, क्या तुम्हें पता चला कि इन लोगों का क्या हाल हुआ? हलाता का हदीसुल जुनूद, फिरौन व समूद, क्या तुम्हें पता चला? अल्लाह ताला हेडलाइंस दे रहा है कुरान के अंदर कि फिरौन का हाल क्या हुआ। देखिए कितनी सारी आयतें जो सिखाती है, हमको उभारती है। उनसे पूछो जमीन और आसमान किसने बनाया, अल्लाह ताला हमको इंटरव्यू देना भी सिखाता है। और कुरान की लैंग्वेज देखो कितनी रिच है, चाहे उर्दू हो, गुजराती हो, हिंदी हो, जिस लैंग्वेज का तर्जुमा आप पढ़ेंगे आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके लैंग्वेज के अंदर, आपके ज़बान में रिचनेस आई, यानी आपकी बातचीत के अंदर बहुत सारे नए अल्फाज आए जो असर करते हैं। क्यों? कि वो अल्लाह के कलाम से आपने लिए। कुरान आपको सिखाता है किस तरह से गुफ्तगू करना, कुरान उसूल सिखाता है आपस की बातचीत के। तो कुरान एक मीडियम है। कुरान को मीडिया के जरिए लोगों के अंदर फैलाना आज मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा तकाजा है, वरना नहीं होगा तो एक वक्त ऐसा आएगा मुसलमानों को अपने पेशानी पे लिखना पड़ेगा, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। हाँ, ऐसा वक्त आएगा ट्रेन में बैठे आई एम निसार नडेडवाला, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। हर मुसलमान को कहना पड़ेगा, इसलिए कि जब कहना था 50 करोड़ 60 करोड़ लोग सुन रहे थे, तब हम लोग ने नहीं कहा। हमारी दिलचस्पियां इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, ये वो, हमारी जो है प्रायोरिटीज और जगह पे चली गई। जी इसमें तनख्वाह ज्यादा मिलती है, हमको फ्लैट खरीदना है, हमको तनख्वाह ज्यादा मिलती है करके हमारी प्रायोरिटीज हमारी माशी चीजों के ऊपर चली जाती है, उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है। ये गलत है। आप जानते हो यूरोप अमेरिका की तकरीबन सारी कॉलेजेस और सारे यूनिवर्सिटी में डिबेट क्लासेस होते हैं, डिबेट क्लासेस, मुनाजरे के क्लासेस होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं। जैसे आईपीएल टूर्नामेंट है वैसे मुनाजरे के टूर्नामेंट्स होते हैं इनके वहां। और यही बच्चे फिर बीबीसी, CNN, दोहा डिबेट्स यहां आकर बैठते हैं और मुसलमानों के साथ मुनाजरा करते हैं, उनको सवाल पूछते हैं, उनको फंसाने की कोशिश करते हैं और दुनिया को बताते हैं देखो कैसा मजहब है। हमारे कितने मदरसों में मुनाजरे की तालीम दी जाती है, कितने मदरसों में सिखाया जाता है कि माइक को ठीक करो, ये भी मीडिया का एक तरीका है। कितने लोगों को बताया जाता है कि टीवी न्यूज़ रीडिंग करो तो टीवी के सामने बैठो, कैमरा के सामने देखो। ये चीज़ें की तालीमात हमारे मदरसों में नहीं होती। लोग सोचते हैं कि जी हराम है, कुछ सोचते हैं मकरूह है, लेकिन इसकी वजह से उम्मत का एक इंटेलिजेंट तबका, जिसको हम उलमा कहते हैं, पढ़ा लिखा तबका, दीनी मालूमात वाला तबका, उनके अंदर अच्छे अच्छे ज़हीन लोग रहते हैं जो मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन तरीका नहीं आता। किसी को मर्सिडीज की गाड़ी दे दो, कैसे चलाना नहीं सिखाएंगे। तो आज
ये ज़रूरी है मुसलमानों के लिए कि लोगों को भी कहे कि भाई आप अपना पैरेलल करियर बनाइए। चलो मान लिया कि आप डॉक्टर है, मान लिया कि आप इंजीनियर है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोगों ने क्यों बंद कर दिया उसके बाद मीडिया का दूसरा करियर बनाने? जैसे कि आप डॉक्टर है लेकिन आप शेयर खरीदते हैं, आप इंजीनियर है लेकिन आप दूसरी चीज़ें सीखते हैं, आप इन तरह की चीज़ें सीख कर आपने दूसरा जरिया बनाया आमदनी का। पैरेलल करियर बोलते उसको अंग्रेजी में, पैरेलल करियर। मीडिया को पैरेलल करियर क्यों नहीं बना सकते हैं? अगर आपको एक आध घंटा भी मेहनत करनी पड़े, कोई अपनी जबान पे मेहनत करे, कोई ट्रेनिंग हासिल करे, 1 घंटा करे, 2 साल के अंदर आदमी इतना तैयार हो सकता है। हमारे वहाँ फौज आ सकती है, वी कैन मार्च इनटू मीडिया, हम फौज की फौज ले जा सकते हैं। हमारा न्यूज़ रीडर होगा, हमारा प्रोड्यूसर होगा, हमारा कैमरामैन होगा, हमारे लिखने वाले, हमारे न्यूज़ एनालिसिस करने वाले एंकर्स हमारे होंगे, प्रोग्राम्स का प्लानिंग हमारे बच्चे करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि जो है लोग हमको भगा देंगे। लोग चाहते हैं कि अच्छे प्रोग्राम्स हो, तभी तो टीवी खरीदा है उन्होंने कि भाई हमारे घर में अच्छी बातें सुनने मिले। लेकिन हम सो रहे हैं, हम दूसरों के मोहताज हो गए कि भाई रॉबर्ट फिस्क हमारे तरफ से बात करे, अरुंधति रॉय हमारे तरफ से बात करे, फलाना हमारे तरफ से बात करे। हमारे पास कितने पैसे हैं? बम्बई शहर के अंदर करोड़ों रुपए होंगे, हर महीने हर साल एक चैनल चला सकता है बम्बई के मुसलमान, लेकिन हम नहीं चलाते। तो हम दूसरों के मोहताज हो गए और दूसरे हमारे तरफ से दिफा करते हैं। ईसाई, यहूदी, रॉबर्ट फिस्क ये इंग्लैंड का ईसाई है, इसने फ़लस्तीन की हिस्ट्री के ऊपर ऐसी किताब लिखी है जो कोई मुसलमान लिखा ही नहीं किसी ने। पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर उसने किताब लिखी, किस तरह से अमेरिका और इंग्लैंड ने धोखेबाजी की। एक ईसाई लिखता है, डॉक्टर नॉर्मन फ्रैंकेनस्टीन, ये यहूदी है, प्रोफेसर है, इसको जॉब से निकाल दिया यहूदियों ने, यहूदी है, लेकिन इसकी जो किताब है फ़लस्तीन के फेवर में दूसरों से ज़्यादा अच्छी है, उसकी दलीलें मजबूत है। लेकिन हम नहीं करते, हमारे पैसे सब है। गोया वो शायर कहता है ना, हमारे जनाजे की नमाज गैरों ने पढ़ाई, हमारे जनाजे की नमाज गैरों ने पढ़ाई, मरे जिनके लिए वो वजू करते रह गए। तो इस तरह से हमारा ये हाल है। नतीजा ये होगा कि हमारे अंदर कमजोरियां बढ़ती जाएगी। हम तादाद को देखकर खुश हो रहे हैं, हर साल 25,000 लोग मुसलमान हो रहे, हर साल इतने, तो हम सोचते हैं कि तादाद के बुनियाद पर हम ताकतवर होते जाते हैं। ऐसा नहीं है, ताकत को हासिल करना पड़ेगा। अल्लाह ने कुरान में भी सूरह अराफ में फरमाया कि तुम भी अपने आप को तैयार करो जैसे वो करते हैं, लोखंड से, सलियों से, इससे उससे। आज मीडिया लोखंड से ही तो चलता है। अल्लाह ने सूरह हदीद नाजिल कर दी, सूरह हदीद, द आयन, कोई मैटर सूरह सोना या सूरह चांदी नाजिल नहीं की, सूरह हदीद नाजिल की, सूरत नाजिल की कि भाई इससे फ़ायदा उठाओ। और फ़ायदा उठाकर जो है इंसानियत का फ़ायदा पहुंचाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमको वो ज़रिया बनाए जिसकी बदौलत हम दुनिया के अंदर अमन और सलामती की बात लोगों तक पहुँचाए मीडिया के ज़रिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। ये थे निसार नडियाडवाला जो समाज पर मीडिया के असरात पर अपनी मालूमात से आप लोगों को आगाह कर रहे थे। मीडिया के फ़वाइद और नुक़सानात, समाज पे उसके अच्छे और बुरे असरात से आप लोगों को बाखबर कर रहे थे। अभी भी बहुत सारे लोगों के जहनों में कुछ सवालात बाकी होंगे, कुछ शुबहात अभी भी जन्म ले रहे होंगे। ऐसे लोग यकीनन सवाल के लिए आगे आएँ, उन्हें सवाल का मौका दिया जाएगा। भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि मौजू से मुताल्लिक़ ही सवाल करें और एक टाइम में सिर्फ एक सवाल करें। सवाल करने से पहले अपना नाम और पेशा ज़रूर बताएं, इस चीज़ का ख्याल रहे। जी भाई, आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अशफाक सूसे है, भेम तालुके पड़गाबुरी गांव है, उसका रहने वाला हूँ, वहाँ का मैं सरपंच हूँ वहाँ का। सवाल मेरा यह है कि मीडिया से जो उसके नुकसानात है वो सब बताया आपने, बस मैं बहुत मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये जहन अगर मुसलमान का बनता है तो ये जहन कैसे गैर मुस्लिम बन सकता है? आज वो समझ रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, ये बिल्कुल सही है। ये मुसलमान इस्लाही, जैसे आप बता रहे हैं कि टिफिन डब्बा रखते हैं तो कहते हैं भाई इसमें बम ब्लास्ट होगा, ऐसे जहन के बन चुके हैं। तो इसको किस तरह हल किया जाए, ये मेरा सवाल है। भाई का सवाल है कि जिस तरह से मुसलमानों के बारे में बदगुमानियाँ फैलाई गई और आम कर दी गई है, तो उसमें हमको अब क्या करना चाहिए, किस तरह से उसको दूर करें? देखिए, जैसे कि मैंने अपनी तकरीर में कहा, इशारा किया उस तरफ कि उसके ज़िम्मेदार मुसलमान भी है। मैंने कहा ना कि हम लोग एक अपोलोजेटिक स्टैंड ले लेते हैं
कि माई नेम इज़ निसार एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट, यानी हम इनफरादी तौर पे जो कहना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये एक इज्तिमाई निज़ाम है। और अल्लाह ताला कहता है सूरह इमरान में, सूरत नंबर 3 आयत नंबर 104 में, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर, तुम्हारे अंदर एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, या अमरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, जो लोगों को अच्छाई का हुक्म करे और बुराई से रोके। तो मुसलमानों के अंदर इंटेलेक्चुअल्स की एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो ऐसे मीडिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ जो एतराज़ात होते हैं उसका दिफा करे, वकील रखे उस पर कि भाई आपने हमारे जो कम्युनिटी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, उस तरह से आप मुकदमा चला सके। इस तरह से हरकत कौम की तरफ से आनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान इस मुल्क में तकरीबन 15% है। कुछ लोग 12 कहते हैं, कुछ लोग 18 कहते हैं, तकरीबन 15% भी अगर हैं तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। अब ये कह देना हम बेचारे माइनॉरिटी में सिर्फ 15% है, तो ये गलत है। 15% बहुत बड़ी ताकत होती है। आप देखिए सरदारों ने 1983 का जो हादसा हुआ दिल्ली में, जो कत्ल हुए, आज भी उनका पीछा पकड़ते हैं। आज भी देखते हैं कि फलाना आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, उसको चुनाव की टिकट मिली क्यों, उसने हमारे कम्युनिटी को जो है मारे, हालांकि इतने वोट्स भी नहीं है, हमारी तो वोट बैंक भी है। तो ये मुसलमानों के लीडरों की गलतियां हैं, मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल्स की गलती है और आवाम की भी गलती है। जैसे कि श्री कृष्ण कमीशन का जब हियरिंग चल रही थी, तब बार बार अखबारों में आता था, भाई मुसलमानों से गुजारिश आप जाइए, सपोर्ट कीजिए, लेकिन हम लोग सपोर्ट नहीं करते थे, हम बिजी रहते, जाना चाहिए था। तो मुसलमानों की एक जमात होनी चाहिए जो एडवोकेट्स की, बड़े बड़े एडवोकेट्स को रखे और जर्नलिस्टों को हायर करे, जो हमारे तरफ से एतराज़ात का दिफा करे और आवाम के सामने सही पिक्चर पेश करे। उम्मीद है कि जवाब इत्मीनान बख्शूँ। जी बहन, आप सवाल कर सकती हैं। जनाब मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि मीडिया में अरबी ज़बान की क्या हैसियत है? बहन का सवाल है कि मीडिया में अरबी ज़बान की क्या हैसियत है। जहाँ तक मीडिया का मतलब अगर आप समझें, इल्म हासिल करना, तो कुरान को समझने के लिए, कुरान भी एक मीडिया है। अल्लाह हमसे बात करता है, अल्लाह अपना मैसेज पहुँचाता है, जैसे खबरें आती है अल्लाह ने खबर पहुँचाई। उस एतबार से अरबी ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि फ़र्ज़ नहीं है, मुस्तहब है, लेकिन ज़रूरी है कि भाई हम देखें से अल्लाह ताला क्या फरमाता है। हमारी अपनी इस्लाह के लिए, लोगों के फ़ायदे पहुँचाने के लिए अल्लाह ने जो मीडिया भेजा है, उस कुरान को सीखने के लिए अरबी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि दुनिया में अरबी ज़बान का बोलबाला आज चल रहा है, इसलिए कि अरबिक ज़बान कुरान की वजह से ज़रा भी करप्ट नहीं हुई है। आपको प्योर अरबिक कुरान से मिल जाती है। और यूरोप अमेरिका में बहुत सारे ईसाई लोग भी आज अरबिक ज़बान सीखते हैं, वो जानना चाहते हैं, कुरान पढ़ेंगे, भले कोई भी नीयत से। तो अगर यूरोप अमेरिका के अंदर अरबिक क्लासेस चालू करें, लुगवी अरबिक सिखाओ, कुरानिक अरबिक सिखाओ, तो इसमें यह फ़ायदा होगा कि वो तहजीब, जब कोई ज़बान आती है तो साथ में अपनी तहजीब को लेकर आती है, तो उस तहजीब के असरात हो गए। अगर अरबी सीखेंगे तो अरबी ज़बान के भी असरात होंगे, कुरानिक अरबिक के और असरात होंगे। लोग कुरान पढ़ेंगे, बात समझ में आएगी। पिछले दफ़ा मैंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों ने कोई शहर नहीं छोड़ा जहाँ पे अंग्रेजी स्कूल नहीं खोले। आज उलमा किराम भी ये सोचते हैं कि काश हमको भी अंग्रेजी आती। ज़रूरत बन चुकी है लोगों की अंग्रेजी। उसी तरीके से अगर अरबी ज़बान पे भी मेहनत हो तो मैं नहीं मानता हूँ कि वो भी लोगों के लिए ज़रूरत बन जाएगी, हालांकि वो ज़रूरी है। उम्मीद है कि जवाब इत्मीनान बख्शूँ। जी भाई, आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शम्स है और मैं जॉब करता हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है निसार भाई कि आजकल मीडिया में सेक्स एजुकेशन को एक सब्जेक्ट बना लिया है, तो आपका क्या कमेंट्स है इस बारे में? भाई का सवाल है कि मीडिया में सेक्स एजुकेशन एक सब्जेक्ट बन चुका है, उस पर डिबेट्स होते हैं, मुनाजरे होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, हेडलाइंस आती है, सुर्खियाँ आती है। तो उसका हमारे इस्लामिक मीडिया के नज़रिए से क्या? देखिए, एज़ फार एज सेक्स एजुकेशन इज़ कंसर्न, जहाँ तक सेक्स एजुकेशन की बात है, जिसको जिनसी इल्म कहते हैं, तो इस्लाम ने भी सिखाया है सेक्स एजुकेशन, और कुरान और हदीस में मुख्तलिफ जगह पर आपको इसकी तालीम मिलती है। लेकिन कन्वेंशनल एजुकेशनल सिस्टम, ये जो मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम है, जिस सेक्स एजुकेशन की बात वो लोग करते हैं, वो इस्लाम से क्या, एक आम इंसान जो गैर मुसलमान है वो भी उसकी मुखालिफत करता है। दोनों की तालीमात में फ़र्क है, दोनों के सिलेबस में फ़र्क है। जो मॉडर्न एजुकेशनिस्ट है, उनका जो सेक्स एजुकेशन का जो सिलेबस है, उसमें प्रेगनेंसी कैसे दूर करना वो सिखाते हैं, कॉन्डोम्स कैसे इस्तेमाल करना ये सिखाते हैं, कौन सा पिल्स खाना चाहिए कि औरत प्रेग्नेंट नहीं होंगी ये सिखाते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, संडे ऑब्जर्वर जो लंदन से छाया होता है, उसके रिपोर्ट के मुताबिक 2000 स्कूलें यूनाइटेड किंगडम में ऐसी हैं
2000 स्कूल ऐसी है जहां पे प्राइमरी सेक्शन में भी वेट नर्स होती है। वेट नर्स कहते हैं वो औरत जो डॉक्टर नहीं है लेकिन प्रेगनेंसी के बारे में मालूमात रखती है। तो उसका काम किया तो वो लिखते हैं 2000 स्कूल हैं जहां पे औरतें हैं और ये बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरह से अबॉर्शन कराना, उनके माँ बाप को पता तक न चले। यानी स्कूल के अंदर कोई बॉयफ्रेंड आ गया और हम बिस्तरी कर ली, लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई, तो किस तरह से उसको दूर किया जाए, अबॉर्शन किया जाए, वो सिखाते हैं। तो ये मॉडर्न एजुकेशन जो है, सेक्स एजुकेशन, वो ज्यादा बेहयाई फैला रहा है। इस्लाम में भी सेक्स एजुकेशन की बात की, आप कुरान में पढ़ेंगे, अल्लाह ताला हैज के बारे में कहता है, अल्लाह ताला सेक्स के बारे में बताता है, अल्लाह ताला पर्सनल साफ सफाई के, हाइजीन के बारे में बताता है। ये चीजें भी इस्लाम तालीम देता है, इन चीजों की भी। इस्लाम का सेक्स एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो वो मॉरल एजुकेशन है। हिजाब वो भी सेक्स एजुकेशन है कि गैर महरम मर्द और औरत एक दूसरे से दूर हैं और इंटरमिंगलिंग न करें, क्योंकि इस्लामिक सेक्स एजुकेशन का ये उसूल है कि माशरे के अंदर बुराई न फैले, माशरे के अंदर जिनाकारी न फैले, बेशर्मी, अडल्टरी, फॉर्निकेशन ये न फैले, न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी। तो इस्लाम के अंदर भी सेक्स एजुकेशन का कोर्स है। बुखारी शरीफ के अंदर आप देखेंगे किताबुल तहारा, किताबुल हैज, उनके अंदर बहुत सारे मसाइल को अल्लाह ने खुलकर बयान किए। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला शर्म महसूस नहीं करता, अल्लाह ताला शर्म महसूस नहीं करता हक बात बताने में। और बुखारी की हदीस है किताबुल तहारा के अंदर कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहते हैं कि अंसार की औरत का इल्मी जज्बा क्या कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पर्सनल मैटर्स, पर्सनल हाइजीन के बारे में भी सवाल करते थे। तो पता चला जहां तक सेक्स एजुकेशन का सवाल है, इस्लाम को उससे ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे वहां बच्चा बलागत की उम्र पे पहुंच जाता है 12-13 साल की उम्र में इस्लामिकली अकॉर्डिंग टू शरिया, और हमारे वहां शादियां डिले नहीं करते। हदीस कहती हैं कि शादियां डिले मत करो। तो ये सारी चीजें जो है सेक्स एजुकेशन की इसलिए है, इस्लाम में समाज में करप्शन ना हो, मॉरल करप्शन, फिजिकल करप्शन ना हो, लड़कियों की इज्जत के साथ खेला ना जाए, छोटी छोटी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है स्कूलों में, कॉलेजों में, ये सब ना हो, बल्कि साफ सुथरा माशरा हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो मॉडर्न एजुकेशन है, आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहां पे कॉन्डोम्स मुफ्त में मिलते हैं कैंटीन के बाहर, बुक स्टॉल के बाहर। किस लिए? क्या कोई शख्स अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने, इंजीनियर बनाने इसलिए भेजता है कि किसी के साथ सोए और प्रेग्नेंट होकर आवे? हिंदू हो, ईसाई हो, कोई नहीं चाहता, लेकिन ये बुराई है और ये सेक्स एजुकेशन के जरिए इसको फैलावा दिया जा रहा है। इसलिए इस्लामिक नजरिए से कॉन्टेम्परेरी सेक्स एजुकेशन जो है वो जायज नहीं है, इस्लाम ऑलरेडी इसको सिखाता है। उम्मीद है कि जवाब इत्मीनान बख्श हुआ। जी बहन, आप सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस पुराशुभ दौर में मीडिया मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी ज़िंदगियों पर गालिब आ चुकी है। हमारी नस्लों को मीडिया के बुरे असरात से किस तरह बचाया जा सकता है? बहन का सवाल है कि मीडिया की पहुंच घरों तक पहुंच गई है, अब उसके जो असरात है, उन असरात से अब हम हमारे बच्चों को, लोगों को कैसे बचाएं? तो मैंने कहा कि पैरेलल मीडिया हमारे पास होना चाहिए। ये गटर का पानी है, ये साफ पानी है, लोग गटर का पानी पी रहे हैं, हम साफ पानी लेकर आएंगे तो लोग उसको पसंद करेंगे। सबको अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद है। पैसा खर्चा करने के बाद भी आदमी जब स्लीपर खरीदता है तो भी 10-20 रुपए का स्लीपर भी ऐसा देखता है, 2 रुपए की पेन खरीदता है तो भी देखता है कि अच्छी है कि नहीं, पे पैसा खर्चा किया। 5 रुपए की पेन, 2 रुपए की पेन, तो क्या हो गया? उसी तरीके से अगर एक पैरेलल मीडिया मुसलमान बना सकता है, कुरान के तालीम याफ्ता लोग, अगर पैरेलल मीडिया मुसलमानों का हो जिसमें समाज के प्रॉब्लम्स का तस्करा हो, जिसमें समाज के अंदर जो बुराइयां फैलती है उसका तस्करा हो, उसका इलाज हो, तो लोगों को दूसरा ऑप्शन मिलेगा। और मैं समझता हूं कि ये ज़रूरी है, मुसलमानों के ऊपर गोया ये फ़र्ज़ किफ़ाया है कि करना ही पड़ेगा, वरना उम्मत अल्लाह के नज़दीक जो है गुनहगार ठहराई जाएगी। उम्मीद है कि जवाब इत्मीनान बख्शूँ। जी भाई, आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम रिजवान है, मैं बिज़नेस करता हूँ। पीस टीवी न्यूज़ चैनल के बारे में पहले भी अखबार में डॉक्टर साहब का इंटरव्यू आया था, वो कहाँ तक पहुँचा है? भाई का सवाल है कि पीस टीवी न्यूज़, जिसका हम बार बार ऐलान करते हैं और हमारा ख्वाब भी है कि पीस टीवी का एक न्यूज़ चैनल होना चाहिए कि लोगों को ऐसी चिल्लाने वाली सुर्खियाँ न दे, बल्कि ईमानदारी से जो सच है वो बताए। तो कहाँ तक पहुँचा वो अभी भी तलाश जारी है। हम नए मुबल्लिगों को तैयार कर रहे हैं, इसलिए कि चैनल चालू करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप बताएंगे क्या? आप लाएंगे किसको? टेलीविजन कैमरा लेकर आपका कौन शख्स आएगा? हिजाब का एहतमाम खुद करता है कि नहीं करता, आप किसको पता? इसलिए कि खबरों के अंदर दौड़कर पहुंचना पड़ता है, अलग अलग जगह पर तुम्हारे रिपोर्टर्स होने चाहिए। तो वो जब तक नहीं होंगे तब तक चैनल चालू करना खतरा है। अगर किसी शख्स ने कुछ कह दिया तो फिर बोलेगे देखो मुसलमान ऐसा कर रहे हैं,
झूठ बोल रहे। इसीलिए थोड़ा सा वक्त जा रहा है। बहरहाल लेकिन ख्वाब है, इरादे का सवाब अल्हम्दुलिल्लाह हमको अब तक मिल चुका होगा अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन कोशिश हमारी जारी है। जहाँ तक पीस टीवी का सवाल है, ये उसमें लाइव प्रोग्राम बहुत कम होते हैं, कभी कभी हो जाता है। आम तौर पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसका सेंसरशिप होता है। अथर भाई देखते हैं, शोएब भाई देखते हैं, जाकिर भाई का प्रोग्राम हो तो खुद देखते हैं, उसके बाद गलतियां निकाल कर हम एडिट करते हैं, फिर जाकर आपके सामने वो प्रोग्राम आता है। यानी आधा घंटा के प्रोग्राम जो आप देखते हैं उसको तैयार करने में तकरीबन 2 या ढाई दिन लग जाते हैं कि आप आधा घंटा देखो। अगर न्यूज़ चैनल चालू करनी है तो सोचे कितनी बड़ी टीम चाहिए। उम्मीद है कि जवाब इत्मीनान बख्शो। Assalamu alaikum. My name is Saira and I'm a homemaker. Brother, can I ask this question in English? Yes, sure. Okay. You have been saying that we need to be in the media, we need to be, there to teach the people and to convey. Now, the media, as you say, is hand of the Western sources in the hand of, the current situation that we see. If I want to send out my children into this line, I would have to send them to train, under these people. We have BMM institutes, we have media studies. At the same time, they're going to be teaching them journalism as well as, movie making, technology, whatever they need to learn. So I am putting my child at a risk today if I send him into this line. Should we take that chance? बहन का सवाल है कि जैसे कि मैंने उभारा आप लोगों को कि भाई आपके बच्चों को मीडिया में भेजो, तो बहन का सवाल यह है कि क्या हमारे बच्चों को हम भेजें तो खतरा नहीं है बिगड़ने का? आज मीडिया गैरों के हाथ में, हो सकता है हमारा बच्चा हो बिगड़ जाए। और देखा भी गया है कि कुछ मुसलमान वहाँ जाकर, सलमान रश्दी और तस्लीमा नसरीन भी मीडिया के ही प्रोडक्ट है, पता नहीं वहीं जाके बिगड़े होंगे। तो क्या हम खतरा नहीं मोल लेते? देखिए, जब मैंने कहा मीडिया के अंदर जाना चाहिए तो मैंने 2 बात कही। एक ये कही कि मीडिया के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, ज़रूरी नहीं कि आप जो है उसी मीडिया में जाएं। मीडिया के बहुत सारे ऑप्शंस है, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया। यूट्यूब पे आप अपना प्रोग्राम्स बनाकर डाल सकते हो, उसके में आपको कोई बिगड़ने का चांस नहीं है। सीखने जाने की बात अलग है। मीडिया की कुछ चीज़ें ऐसी है जो बगैर कोचिंग के आदमी सीख सकता है, यानी जो कॉलेज में गए बगैर, जैसे कि लिखना है। अब ये जितने बड़े बड़े राइटर्स आज, MJ अकबर है, और फिर आप देखिए खुशवंत सिंह है, फिर बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्मली तौर पे कोई कोर्स नहीं किया है जर्नलिस्ट बनने का। ये लोग खुद लिखने का शौक रखते थे तो लिखना शुरू किया, और बहुत सारे मुसन्निफ़े देखिए, लोगों की किताबें, उन्होंने कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं की। तो मीडिया का मतलब होता है कि अगर आपको लगता है वहाँ खतरा है, आप अपने बच्चों को मत भेजो। लेकिन मीडिया में आप रह सकते हो, किस तरीके से रह सकते हो कि आप आपका बच्चा इंटरनेट पे भी, ऑनलाइन पे भी सीख सकता है। आज ये है, ऑनलाइन पे सीख सकता है। उसके बाद कोई अच्छा मुसलमान हो, उसके वहाँ काम करके भी डायरेक्ट एक्सपीरियंस ले सकता है। क्योंकि मैं भी मीडिया का प्रोडक्ट हूँ। 1986-87 में मुझको भी मीडिया का शौक था, तो मैंने किसी, हमारे ज़माने में डिग्रीज नहीं थी उस वक्त, तो मैंने किसी सीनियर एडिटर के वहाँ नौकरी की और 2 साल तक सीखा हेडलाइंस कैसे बनाने का, आर्टिकल छोटा कैसे करने का, इंटरव्यू लेने जाओ तो कैसे, तो वो डायरेक्ट सिखाते हैं। उसी तरीके से कोई अच्छे मुसलमान हो, उनके पास आप भेजो। तजुर्बा किताबों से ज़्यादा सिखाती है। आदमी जब तजुर्बा करता है, हासिल करता है प्रैक्टिकल जाकर। अगर मैं आपको तैरने की किताब दूँ तो थोड़ी पानी में छलांग मारेंगे? आप नहीं मारेंगे भाई, पहले थोड़े से पानी में जाए, हाथ पैर हिलाना सीखे, फिर देखे डूबता हूँ कि नहीं डूबता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। उसी तरीके से मीडिया का भी हाल ऐसा है कि संभाल के जाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि हमारा इंशाल्लाह हारमन मीडिया या पीस टीवी या IRF, हमारा ख्वाब है कि इंशाल्लाह हम मीडिया के क्लासेस खोलेंगे, उसके बाद मुसलमान खुद इंशाल्लाह मीडिया चालू करेगा। आप देखिए, आज से 25-30 साल पहले जब शेख अहमद दीदात ने तहरीक शुरू की, दावत और तबलीग की, तजदीद की, दावत तबलीग सब करते थे, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो दीदात साहब ने किया, उसके बाद धड़ाधड़ मुसलमानों के अंदर दाइज आने लगे। आपने देखा, एक के बाद एक। हैदराबाद में भी सेंटर है, और वहाँ भी सेंटर है, और भोपाल में भी है, केरला में भी है। दुनिया भर के शहरों के अंदर मुसलमान तबके जो है उन्होंने खोलना शुरू कर दिया अपने इस्लामिक सेंटर्स, दावा सेंटर्स। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने शुरू किया इस्लामिक स्कूल। अब मुसलमान लोग माशाल्लाह इस्लामिक स्कूल खोलना शुरू कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह हमने पीस टीवी चालू किया। इंशाल्लाह देखिए आप, मेरे दिल के गहराई से दुआ है कि इतने सारे मुस्लिम चैनल आ जाएंगे कि गैर मुस्लिम भी आपके उसूल के मुताबिक प्रोग्राम बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। इतना होगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इमरान के अंदर आखिरी रुकू की शुरुआत में, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं मोमिन मर्द और औरत की मेहनत को ज़ाया नहीं करूंगा। अगर तुमने कोशिश की, अल्लाह ताला तुमको मौका देगा। 1988 में जब मैंने जर्नलिज्म छोड़ा, मेरे अब्बा ने कहा छोड़ दे भाई, नहीं तो तुझको सलमान रश्दी बना देंगे। इसलिए कि माहौल ऐसा था, आज भी ऐसा है।
या तुम एथिस्ट बन जाओगे या एग्नोस्टिक बन जाओगे, कुछ भी बन सकते हो। तो अच्छा नहीं लगता था भाई, हमको लिखने का शौक है, पढ़ने का शौक है, अब कपड़े की दुकान में अब्बा ने बिठा दिया तो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज अल्लाह ने जो है मेरी फिक्रों के मुताबिक आज मैं मीडिया में हूँ, आज मीडिया में आज लोगों के सामने हक बात करता हूँ, वही टैलेंट, वही बात, वही चीज़ सीखी। तो आज फिक्र करेंगे कि भाई हमारे बच्चे को मीडिया में इसलिए भेजना है कि वो सीख कर लोगों की खिदमत करें। तो आप जब आपका बच्चा सीखेगा उसी वक्त आपकी नजर रहेगी कि क्या सीख रहा है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छे दोस्त अहबाब भी देगा। अल्लाह से दुआ करते रहेंगे तो खतरा है, लेकिन इतना नहीं कि आदमी जो है डर के मारे जावे नहीं। उम्मीद है कि जवाब इत्मीनान बख्श हुआ। जी भाई अफसर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल गनी है। अभी ऑडियंस में एक शेर कहना चाहूँगा। आप लोगों ने जो स्टेज से काफ़ी शेर कहा है, किसी शायर ने कहा है, मेरा शेर नहीं है ये, किसी और का है, नहीं तो ऑडियंस में बैठेंगे तो फिर तकलीफ़ हो जाएगी। कि न जाने इतने खुश नज़र आ रहे हैं मेरे शहर के लोग कैसे, न जाने इतने खुश नज़र आ रहे हैं मेरे शहर के लोग कैसे, मानो किसी ने आज अखबार ही नहीं पढ़ा हो जैसे, मानो किसी ने आज अखबार ही नहीं पढ़ा हो जैसे। तो शुक्रिया। तो मेरा सवाल है, आपने और जाकिर भाई भी अक्सर कहते हैं, आपने भी कहा आज कि कुछ न्यूज़ आइटम आएंगे तो उसको यानी उसको वेरीफाई करना चाहिए, और आपने कुरान की भी आयत भी कोट। अभी किसको फुर्सत है इतनी वेरीफाई करने की? अभी पेपर पढ़ा, कुछ न्यूज़ आइटम आई, या तो एब्जॉर्व कर लो, एग्री करो। अभी वेरीफाई करने को इन्हें आपका कहने का मकसद क्या है? वेरीफाई करना, अभी काफ़ी न्यूज़ आती है, वेदर यू टेक इट, और आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप दूसरे सोर्सेज से इसको ज़रा वो कर सकते, मगर हर न्यूज़ को वेरीफाई करना तो उससे क्या, एक मेरा ज़ाती वो है कि एक सस्पिशन, यानी कोई न्यूज़ आए बट देयर इज़ अ मेंटल ब्लॉक, यानी सस्पिशन है कि भाई ये सही है गलत है, तो उसको ज़रा वेरीफाई करने से सबब क्या है आपका? और हम लोग कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला खुद कहता है कि खबरें जो हैं उसको क्रॉस चेक कर लिया करो। तो मैंने कहा कि खाली खबरें नहीं, एडवर्टाइजमेंट को भी क्रॉस चेक करो। अगर वो कहता है कि ये कॉलगेट टूथपेस्ट से आपका दांत सफ़ेद होगा, अगर एक बार नहीं हुआ तो फलाना टूथपेस्ट दोबारा मत लेना। हर चीज़ का एडवर्टाइजमेंट का भी तहकीक किया करो भाई, खाली खबरों की क्यों? बहुत सारी चीज़ें जो हम लेते हैं, हम अखबार तो झूठ बोलता है, लेकिन उसी अखबार में हम देखेंगे फलानी कलम अच्छी है, हम खरीद के लेकर आते हैं। फलाना फ्लैट आपका ख्वाबों का घर, तो हम लोन लेकर घर खरीद लेते हैं। खबरों का भरोसा नहीं। मैं कहता हूं किसी चीज़ का भरोसा नहीं करना, अखबार में तहकीक करना। तहकीक कैसे करने का? मिसाल के तौर पर कोई पॉलिटिकल न्यूज़ आपने देख लिया, सुर्खियाँ, ओ फलाना काम बम धमाका हो गया, आप जाइए इंटरनेट पर, आप देखो 11 सितंबर किसने किया, टाइप करो हु डिड इट, आपको इतनी सारी मिल जाएगी खबरें कि आपका माइंड है ना फिर से ब्लॉक हो जाएगा दूसरी खबर आने तक, कि भाई इस तरह की खबरें जो हम लेते नहीं, तो ऑटोमेटिक बाउंस होकर चले जाएगी गलत न्यूज़ से। तो कुरान जो फुरकान है, कुरान ने आपको बता दिया तहकीक करना। अब आपकी जिम्मेदारी है कि मोमिन जो है वो चौकन्ना होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू दाऊद की हदीस है, मोमिन एक बिल में दोबारा डंक नहीं खाता। अगर आपने 11 सितंबर के बारे में एक बार झूठी खबर खा के डंक खा ली, उसके बाद कोई खबर का भरोसा नहीं करने का, ये बताती है। जैसे कि आप देखिए लोग झूठी खबरें फैलाते हैं। जैसे एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, कि फिल्म स्टार्स के ऊपर खबरें आती है कि फलाना हीरो है, वो पहलवान है, एक मुक्का मारता है 25 आदमी गिर जाते हैं, उसकी तारीफ होती है हम फिल्मों में। मीडिया यानी सारी चीज़ें, खाली खबरें नहीं, एवरीथिंग दैट यू रिसीव, जो तुम्हारे अंदर जाता है वैसा ही प्रिंट आउट निकलता है। ये दिमाग कंप्यूटर जैसा है, जैसा डेटा जाएगा वैसे ही निकलेगा। तो जो फिल्म स्टार्स की खबरें आती है कि भाई फलाना बहुत पहलवान है, एक मुक्का मारा 25 आदमी गिर गए, है ना, तो लेकिन उसी पहलवान के बारे में दूसरी खबरें भी होगी कि वो छिपकली से डरता है इंफरादी तौर पे। वो नाम तो नहीं बताता हूँ एक्टर्स का, लेकिन भाई एक पहलवान एक्टर है, बॉलीवुड में बहुत फेमस है, यानी लोग कहते हैं कि हाँ ऐसे बोलना नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन पहलवान है, अच्छा दिखता है, उसकी फिल्में हिट होती है। पता चला कि वो पहलवान जब अपनी शक्ल पर कुछ झुर्रियाँ देखते हैं तो शराब पी के कमरे में पड़े रहते, 3 दिन तक बाहर नहीं आते। तो खबरें वैसी भी है वैसी भी है, समझे ना। तो खबरें का एग्जामिन कैसे किया जाए, सीधी सी बात है, पहला भरोसा मत करो। जब IPL की खबरें कैसी आ रही थी इब्तिदा में, बहुत मजा आ रहा है, ये हो रहा, पता चला चूहा निकला, मालूम पड़ा काला चूहा नहीं है, फिर खोदा तो पता चला पूरा हाथी है ना। तो खबरें आती रहेगी, दोनों आएगी। आपको ये कुरान सिखाएगा कि कौन सी खबर को सही लेने का, ऐसा कुरान कहता है, समझे ना। कुरान ये नहीं कहता खबरें लो ही मत, कुरान कहता है खबरें लेने से पहले एग्जामिन करो। एग्जामिन के लिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, कॉमन सेंस का, और लोगों के अंदर आम करो भाई, डिस्कस करो कि आपको लगता है ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, कैसे कह सकते हैं। जैसे कि आमतौर पे हम मिसाल देते हैं कि भाई मुसलमान टेररिस्ट है, कौन कहता है? टॉनी ब्लेयर कहता है। अरे टॉनी ब्लेयर जब स्कूल में पढ़ता था तो वो कहता था भगत सिंह भी टेररिस्ट है, आप मानते हो? वो बोलेगा नहीं मानते हो।
क्यों नहीं मानते हो? वही वजह मेरी है, वही दलील मेरी है कि वो झूठ बोलता है। तो उसी तरीके से आप दूसरी मिसालें दीजिए किसी के साथ बात करने। और कभी कभी खबरें सच्ची भी हो सकती है कि भाई 11 सितंबर का हादसा हुआ, वो खबर तो सही है, हम नहीं कह सकते कि झूठ बोला होगा, कुछ हुआ ही नहीं होगा, इतना इनकार नहीं करने का। लेकिन किसने किया वो खबर के ऊपर तहकीक करनी चाहिए। कुछ खबरें होती है सही, लेकिन खबरों का एग्जामिन करना जो कुरान सिखाता है, और आदमी अपने तजुर्बे से सीखता है। इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स है, आपको कौन सी खबर की तहकीक करनी आपको इंशाल्लाह इंटरनेट से मिल जाएगा। आप बोलेंगे निसार भाई मुझे पता लगाना कि ये जो टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो फायदे वाले है कि नुकसान, तो मैं बोलूंगा जरा टाइप करो गूगल में, आपको पता चल जाएगा डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस के रिपोर्ट्स कि भाई ये क्लोराइड से नुकसान होता है कि फायदा होता है। उसमें क्लोराइड होती है, उससे नुकसान होता है कि फायदा होता है, पता लगाओ। आप बोलो कि जी फलानी चीज अच्छी है कि बुरी, आप पता लगाओ। बच्चे बिगड़ते हैं, कितने बिगड़ते हैं, एक बच्चा जो है कितना दिन में या साल में कितनी दफा जुनून वाली चीजें देखता है टीवी पर, तो भी आपको खबरें बताएगी। तो इस तरह से एग्जामिन करना जो है मुसलमान का काम है। एग्जामिन करते करते इंशाल्लाह सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम निसार भाई, मुजाहिद इनामदार, आई एम बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मुजाहिद। मेरा सवाल ये था कि बेसिकली आजकल जो टीवी के अंदर जिस तरह के जो डिबेट्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं, हम लोग देखते हैं हर चैनल के ऊपर एक डिबेट होता है। एक रिसेंटली जाकिर भाई का भी एक प्रोग्राम था, उन्होंने बुलाया था जाकिर भाई को जहाँ के जाकिर भाई को मौका दिया नहीं गया बोलने के लिए। और जैसे उसके ऊपर मैं आपका थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जिस तरह के लोग डिबेट है, इनके पीछे इनकी मंशा क्या है, ये लोग मतलब किस तरह का मतलब एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसके ऊपर आपकी राय जानना चाहता हूँ। भाई का सवाल है कि जिस तरह से डिबेट आजकल चलते हैं, मुनाजरे टीवी के ऊपर, और 20-25 मिनट में बहुत सारे लोग होते हैं अपनी अपनी बात करने में, तो इसका जायजा किस तरह से हम लेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह से करेंगे। देखिए डिबेट और तकरीर में फ़र्क है। आमतौर पे जब हम, जैसे कि मैं यहाँ सवाल जवाब की जो नशीस करता हूँ, उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे मैं रोड पे गाड़ी चलाता हूँ, सिग्नल आया तो रुक गया, लेफ्ट टर्न राइट टर्न आया, लेकिन जो रेस के अंदर गाड़ी चलाते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, तो कभी भी मोड़ आ जाता है। तो मुनाजरा और तकरीर इसमें ये फ़र्क है। तो तकरीर जब करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग सुनते हैं, सवाल शेख बोलेंगे, सवाल नहीं पूछने का तो नहीं पूछने का। लेकिन मुनाजरे में, खास करके टीवी पे ऐसा नहीं है, आपको 1-1.5 मिनट में आपकी बात कर देने की। तो जो प्रोग्राम जो था जाकिर भाई का, उसमें हम उस नीयत से गए थे कि हमको नया ऑडियंस मिलता है। भाई NDTV वाले सारे पीस टीवी थोड़ी देखते हैं, तो हमको ऑडियंस मिलेगा, इस नीयत से हम वहाँ पे गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह नीयत सही होती है तो सवाब मिलता ही है। जैसे इज्तिहाद करता है आदमी तो सवाब मिलता है, और मशवरा करके गए थे। लेकिन वहाँ जाकर देखा कि 9 आदमी लोग थे। ठीक है, चलो अक्सर मुसलमान थे तो थोड़ी खुशी हुई कि चलो मुसलमान है, बात करेंगे सब मिलकर। तो लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन कॉर्नर, 2 कॉर्नर में जैक बैठे थे, है ना, वो गैर मुसलमान से भी ज़्यादा बोल रहे थे। तो इस तरह के हादसा कभी कभी पेश होते हैं, लेकिन आम तौर पे हम लोग नहीं जाते मीडिया पे। अगर जाते हैं तो हमारी शर्त ये होती है, हम अपना कैमरा लेकर आएंगे, हम भी रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको कबूल है तो कहिए, वरना नहीं। इसमें हम लोग ने एग्जेम्पशन दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि NDTV की एक अच्छी रेपो है। इससे पहले भी शेखर गुप्ता ने एक अच्छा प्रोग्राम किया था डॉक्टर जाकिर नायक के साथ, वॉक द टॉक करके, तो काफ़ी इंप्रेशन उनका अच्छा था कि भाई हमने भरोसा किया। लेकिन अब दूसरा प्रोड्यूसर आया तो उसने जो है इस तरह से हरकत की, हमको चांस नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, जाकिर नायक ने जितना बोला है वो भी भारी पड़ा है। एक सेंटेंस स्टार्टिंग में बोल दिया कि भाई लीनियंट मुस्लिम और ऐसे मुस्लिम नहीं होते हैं, आर यू प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और यू आर नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और लिटिल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। तो जो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे उनको थोड़ी सी तकलीफ हो गई, बल्कि ज़्यादा तकलीफ हो गई, थोड़ी तकलीफ उन्होंने दिखाई, समझे ना। तो उस तरह के डिबेट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे डिबेट्स होते हैं। दोहा डिबेट्स होते हैं BBC पे। दोहा डिबेट्स पे मिडिल ईस्ट का कोई भी एक इश्यू लिया जाता है और कोशिश करते हैं कि बैलेंस करने का ऑडियंस में दोनों तरह के लोगों को बुलाया जाता है। फिर वोटिंग होता है, जैसे कि तेल मिडिल ईस्ट के लिए, इट्स अ कर्स ऑन मिडिल ईस्ट, कि लानत है तेल मिडिल ईस्ट के लिए, देखो कितना खून खराबा होता है। फिर दोनों मुर्गा लड़ाते हैं, वो भी बोलता है ये भी बोलता है। उस तरीके से इराक में नया डिक्टेटर आना चाहिए। तो इस तरह से मुसलमान जाते भी हैं, पढ़ा लिखा तबका। लेकिन पढ़ा लिखा होना एक चीज़ है और डिबेटिंग दूसरी स्किल है। एक कुश्ती होती है और एक बॉक्सिंग होती है, समझे ना। कुश्ती करने वाला अगर बॉक्सिंग करने जाएगा तो उसको मार ज़्यादा पड़ेगी। तो आमतौर पे मैं कहता हूँ, अगर जाकिर नायक जैसा मुनाजिर नहीं है तो आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। जाकिर नायक उस कैलिबर के कि 2 मिनट भी मिल गई तो पूरी गेम उल्टी कर देते हैं। ये अल्लाह ताला ने दिया है और उन्होंने मेहनत की है। लेकिन आम जो जाते हैं दूसरे मुसलमान ये नीयत से कि नहीं हम कुछ करेंगे, तो वो लोग फंस जाते हैं। तो बेहतर है कि उन चीज़ों से दूर रहें। लेकिन मुसलमान को अपनी जमात तैयार करनी चाहिए कि भाई हमारे भी अपने मुबल्लिग हो जो इस तरह के डिबेट के अंदर मुकाबला कर सके। और जैसे कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम उसके लिए रास्ता खोलते हैं।
तो इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से जो है इस तरह से हक बात को दबाने की कोशिश की जाती है, कभी अवाम में, कभी अल्लाह के रसूल को मक्का में भी सताया गया था। तो इस तरह की चीज़ें होती है। और कुरान के अंदर सूरह इमरान के अंदर अल्लाह फरमाता है कि बहुत सारी चीज़ें तुम सुनोगे अहले किताब से, आयत नंबर 186 सूरह इमरान की, कि बहुत सारी बातें तुम अहले किताब और मुशरिकों से सुनोगे जो तुम्हारे दिल में ठेस पहुंचाएगी, लेकिन अगर तुमने सब्र किया और तकवा इख्तियार किया, अल्लाह ताला 2 चाबी देता है, सब्र और तकवा दोनों चाबी लगाओ, तो अल्लाह फरमाता है कि वो बड़े उमूर में से एक उमूर होगा, यानी वो डिटरमाइन करेगा कि आपका मकाम क्या है। यानी बाद में लोग भूल जाएंगे वो क्या बोला था, लेकिन आप जो बात को लेकर खड़े हुए थे वो बात अब भी चालू रहेगी। तो मेन ये चीज़ है। उम्मीद है कि जवाब बख्शो। देखो, मीडिया में जो भी उर्दू मज़ामीन है या तो अंग्रेजी है, जैसे रेडियंस है, इस्लामिक वॉइस है, मिल्ली गैजेट है, इसकी भी मालूमात मुसलमानों को नहीं होती। और उसके मेंबर्स कम क्यों है? अच्छा, कम है, पढ़ते क्यों नहीं है? ये भी मीडिया में ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं, उर्दू में भी ऐसे खिलाफत है, दूसरे हैं तैलीम में, अच्छे में। तो इसकी मालूमात देना ज़रूरी है ना। हमको मालूमात ही नहीं कि मीडिया में आपने कौन से रिसाले हैं या कौन से मैगजीन्स हैं। उसी तरह अरब न्यूज़ हैं, ये हैं, इसकी मालूमात होना ज़रूरी है, आम होना चाहिए, आम होना। डॉक्टर साहब का कमेंट अच्छा है कि भाई लोगों के अंदर मालूमात होनी चाहिए कि अच्छे मुस्लिम मैगजीन्स है, जैसे पॉलिटिकल न्यूज़ कोई जानना चाहता है तो मिल्ली गैजेट पढ़े, उसमें भी इंटेलिजेंट मुस्लिम्स लोग लिखते हैं। और इंस्टीट्यूशनल न्यूज़ के बारे में आप पढ़ना चाहे तो इस्लामिक वॉइस पढ़ सकते हैं। उर्दू अखबार भी आते हैं, अच्छे भी रहते हैं, ख़राब भी रहते हैं। हर तरह के लोग मीडिया में मुस्लिम्स आपको मिलेंगे, अच्छे भी रहते हैं, लेकिन उनकी पब्लिसिटी ज़्यादा नहीं होती है। वो इस वजह से नहीं होती है कि अगर वो अपनी पब्लिसिटी टाइम्स ऑफ इंडिया में करेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया उसको पब्लिसिटी उसकी नहीं करेगा। जैसे शेख दिलात कहते थे कि मैंने कहा टाइम मैगजीन को कि लाइए मेरा कुरान का एडवर्टाइजमेंट, आपके रीडर डाइजेस्ट से कहा कि मेरे कुरान की एडवर्टाइजमेंट आप दीजिए आपके अखबार में, तो उन्होंने नहीं दी। तो ये लोग नहीं करेंगे। तो अब उसकी पब्लिसिटी के लिए हमको माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करनी चाहिए। किसी को तोहफा दे दो, किसी को 1 साल का सब्सक्रिप्शन करा के दे दो कि भाई तुम फर्स्ट रैंक आए, तुम फर्स्ट क्लास आए, ये लो तुम्हारे घर पे 1 साल तक मिली गजट आएगा। तो उस तरह से आदमी पब्लिसिटी कर सकता है, अपना पैसा खर्चा करके उसको मुफ्त में तकसीम करे। स्टार्टिंग में ये जितने नॉन मुस्लिम मैगजीन जो नेशनल न्यूज़पेपर्स होते हैं, ये स्टार्टिंग में अपनी पब्लिसिटी इसी तरह से करते हैं। ये फ्री इश्यूज बांटते हैं, लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। उसी तरीके से मुसलमानों को भी करना चाहिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे मैगजीन्स आते हैं मुसलमानों के लिए। जुमा मैगजीन है, वो भी तरबियती एतबार से अच्छी है, उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, उसका प्रेजेंटेशन कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड के मैगजीन से कम नहीं है, अच्छी मैगजीन से। उसी तरीके से रेडियंस आता है जिसमें कोई भी एक कवर स्टोरी लेते हैं और उसको एकदम गहराई से ये लोग लिखते हैं। बाकी आदमी को काफ़ी मालूमात हासिल हो सकती है किसी भी उन्वान के ऊपर, लेकिन पब्लिसिटी नहीं होती। बेचारों के पास महंगे पेपर खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, न्यूज़पेपर ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर रहता है। तो ये कौम की जिम्मेदारी है कि अगर आप देखें कि फलाना न्यूज़पेपर अच्छा है तो आप उसको प्रोमोट करें। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि चलो आप उसको 10 लाख रुपया नहीं दे पाते, लेकिन कम से कम 200-300 रुपये के कुछ नुस्खे खरीद कर कुछ को मुफ्त में बांटो, तकसीम करो। क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल मुसलमानों का हाई होना कुरान के साथ साथ करंट इवेंट्स के ऊपर अगर वो पढ़ता है तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होता है। उसी तरीके से कोई अच्छी किताब है जिसको आपको लगता है किताब को आम करने से, भले नॉन मुस्लिम ने लिखी है, लेकिन आपको अगर लगता है कि ये किताब पढ़ने से हमारे कम्युनिटी का फ़ायदा है, उसका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, तो किताब को आप तकसीम करो, आप मुफ्त में बांटो या बल्क में खरीदो और डिस्काउंट में बांटो, सवाब जारिया है। तो इस तरह से ये ज़रूरी है कि कंधे से कंधा, दिल से दिल, दिमाग से दिमाग मिलाकर आदमी जो है अच्छी किताबों को प्रमोट करे। उम्मीद है कि जवाब बख्शो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीमा है और मैं जॉब करती हूँ। मेरा ये सवाल था कि आपने बताया कि मीडिया के डिसएडवांटेजेस और ये सब, और हम लोग को कैसे नुकसान करते हैं। अब ये मैं जानना चाहती हूँ कि अगर ये सिचुएशन आपके खिलाफ है तो एज इन इंग्लिश वी से कि भाई मेक द सिचुएशन बेनिफिट फॉर यू और यू टेक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन और अपना काम निकाल के अपनी करो। और अभी हम ये सिचुएशन को अपने तरफ से भी ले सकते हैं कि हम लोग इनके ही मीडिया के जरिए अपना इस्लाम फैलाने की कोशिश करें और अपनी एडवांटेज में ये सिचुएशन ले लें। हाँ, बहन का सवाल ये है, कमेंट था बल्कि, कि इस सिचुएशन में हालात में मुस्लिम जो है ऐसा इतनी बड़ी तादाद में हम लोग इस मुल्क के अंदर है, लेकिन आवाज़ के एतबार से अखबारों में हमारी आवाज़ उठती नहीं, हमारे तरफ से दूसरे बात करते हैं तो लोगों को लगता है हाँ भाई इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो उस हालात में हम एडवांटेजेस कैसे लें? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, ये कलेक्टिव एफर्ट्स है। जो मुसलमान बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपना एडवर्टाइजमेंट देने के वक्त
एडिटर से या पब्लिशर से बात करे कि भाई हमारे कम्युनिटी के खिलाफ कुछ आना नहीं चाहिए, संभालो, या फोन करे, क्योंकि उसका प्रेशर है, उसका पैसा आता है। लेकिन हम लोग प्रेशर अप्लाई नहीं करते एडिटर्स के ऊपर। और कभी कभी ऐसा होता है कि रीडर्स का प्रेशर एडवर्टाइजर्स से ज्यादा होता है। कभी कभी रीडर्स का प्रेशर होता है। एक साथ में 50-60 हज़ार लोग अगर फैक्स करे, खत लिखे, इंटरनेट पे ईमेल करे, फोन करे कि भाई आपने हमारे बारे में गलत लिखा, जैसे कि एनडीटीवी के बारे में हुआ। एनडीटीवी का जब प्रोग्राम जब शाया हुआ, जब टेलीकास्ट हुआ, उसके बाद हजारों तादाद में लोगों ने ईमेल किए, कमेंट्स भेजे कि उनको एहसास हो गया होगा कि ये गलती हो गई। हालांकि अब तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मुसलमानों की एक यूनिटी इस वक्त नजर आई। उस तरीके से हमेशा मुसलमानों के एक तबके को तैयार रहना चाहिए। और मैं मानता हूं कि हम सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग स्कूल में थे तो 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक हमारे लिए लेटर राइटिंग कंपलसरी था। इंग्लिश के अंदर एक सब्जेक्ट था खत लिखना। लेकिन जैसे हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनने के लिए चले जाते हैं तो वो खत लिखने की आदत छूट जाती है, वो लेटर्स लिखने की आदत छूट जाती है। क्यों? दूसरे लोग वहां से उठते हैं और वही खत लिखना चालू रखते हैं। कभी म्यूनसिपालिटी में लिखा, कभी पुलिस कमिश्नर को लिखा, हमारे वहां शराब के अड्डे हैं, जुआ के अड्डे, लोग लिखते रहते हैं। लेकिन मुसलमान इस चीज का इस्तेमाल नहीं करता। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले कलम बनाई, मुसलमान उसका जो है इस्तेमाल नहीं करता। तो अगर हम सोचे कि भाई 50,000 मुसलमान अगर खत लिखे कि भाई हमारे कम्युनिटी के खिलाफ ये हुआ, तो यकीनन उस पर प्रेशर आएगा। क्योंकि भले वो छापे या ना छापे, 50,000 खत आएंगे, उसके पास उतनी जगह थोड़ी है, सोवेनियर थोड़ी है, वो अखबार है। तो हो सकता है 1 या 2 खत छापे, लेकिन वो समझ जाते हैं एडिटोरियल पॉलिसी मेकर कि भाई हमारे पढ़ने वाले बहुत सारे मुसलमान हैं, इसलिए ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए। जब मैं जर्नलिस्ट था, फील्ड रिपोर्टर था, तो एक दफ़ा किसी के बारे में लिखा था, तो हमारे एडिटर ने कहा भाई संभालो, कम से कम 2500 लोग हमारा अखबार पढ़ते हैं, 2500 खाली, कुछ भी नहीं हुई, लेकिन उनके खिलाफ लिखने का नहीं, उनको बुरा लगता है। समझे ना? तो ये लोग भी जानते हैं, क्योंकि ये भी दुकान लेकर बैठे कि भाई हमारे अखबार बिके, सबकी बुराई करते रहेंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन ये बोलते हैं कि भाई मुसलमान आके आगे बढ़कर लिखे तो सही। मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था वॉशिंगटन पोस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर का, फिलिप्स, एडवर्ड फिलिप्स का, उसका लेक्चर था यूनिवर्सिटी में। तो किसी ने 11 सितंबर के बाद की बात है, किसी ने उसको पूछा कि भाई आपके अखबारों में मुसलमान के खिलाफ लिखा जाता है, उनके तरफ से कोई लिखता क्यों नहीं है? तो वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान आवे और लिखे, लेकिन है ही नहीं। और वो सच कहता है, इतने लोग नहीं है। अब लोग बढ़ने शुरू हुए हैं, अब लोगों को एहसास हुआ है। इंटरनेट पर आप देखेंगे, इस्लामिक वेबसाइट्स देखो, अब मुसलमानों ने शुरू किया। इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो इसमें भी हम लोग गालिब हो जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जवाब इत्मीनान बख्शुआ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जावेद शेख है। मेरा सवाल ये है कि कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो मीडिया के अंदर एंटरटेनमेंट करते हैं मिमिक्री के थ्रू, तो क्या ये ऐसा करना सही है? भाई का सवाल है कि मीडिया के अंदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो चलती है उसमें कुछ लोग मिमिक्री करते हैं, और मुसलमान जैसे बकरा किश्तों पे फलाना ढिमका लोग देखते हैं और खुश होते हैं। किसी ज़माने में एक अच्छा स्टेज प्ले था अदरक के पंजे, और मुसलमानों का था, और मुसलमानों के अंदर बहुत पॉपुलर था, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतने शो हुए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका तस्करा हो गया। तो जहां तक मिमिक्री की बात है, देखो लोगों को खुश रखना, हंसाना इस्लाम में हराम नहीं है, इट इज नॉट फोरबिडन। लेकिन मिमिक्री करके झूठ बोलकर लोगों को हंसाना ये गलत है। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाता है कि अल्लाह को वो शख्स पसंद नहीं जो झूठ बोलकर लोगों को हंसाए। समझे ना? तो एज फार एज मिमिक्री इज कंसर्न, उसको हराम नहीं बोल सकते भाई किसी ने एक्टिंग की, लेकिन झूठ बोलेगा तो अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मिमिक्री हो उसमें आदमी इतना मुब्तला हो जाता है एंटरटेनमेंट में कि वो एहसास भी नहीं करता, कभी कभी कुफरानी बातें भी निकल जाती है। सॉन्ग्स के बारे में भी ऐसा होता है। सॉन्ग्स के अंदर जैसे कोई पुराने जमाने का चंगेज खान की फिल्म आई थी, चंगेज खान हिंदी में काफी फेमस फिल्म थी, उसका ये गाना था, मोहब्बत जिंदा रहती है मोहब्बत मर नहीं सकती, बोला जी इंसान से क्या ये खुदा से भी नहीं डरती। और मुसलमान जो बहुत खुश रहते थे, अरे अच्छा गाना। मैंने शादियों में भी ये गाना सुना मुसलमानों की। फिर आज जब कुरान के जरिए समझते हैं तो पता चलता है कि ये तो कुफरानी बात हो गई कि मोहब्बत जिंदा रहती है मोहब्बत मर नहीं सकती, क्योंकि सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल्लु मन अलैहा फान, तमाम चीजें फना हो जाने वाली है, तमाम चीजें। और वैसे ही औरत अगर थोड़ी सी उम्र से ऊपर गुजर जाएगी तो मोहब्बत कमी हो जाती है लोगों की, क्योंकि जिनाकारी का जमाना है, लोगों को और खूबसूरत लड़कियां देखनी है। तो ये गाने कभी कभी ऐसे होते हैं कि आदमी को कुफ्र की तरफ से भी ले जाते हैं, आदमी को एहसास तक नहीं होता कि वो कुफरानी बातें करता है। एक शख्स काफी लंबे गाने गाते हैं फिल्मों के, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले मैं सजदे में हूं, और गाते गाते ईद की नमाज पढ़ के गाते गाते जा रहा है, और कबूल हो जाती तो चले जाते मियाँ भाई। तो इस तरह से जो है इट्स नॉट अलाउड कि भाई आदमी तहकीक करे। जैसे कि भाई ने सवाल किया था मुझे भी कि भाई तहकीक कैसे करें हम कि खबर सही है कि गलत, तो इस तरह से पढ़ो
और देखो अंदाजा आ जाता है कि गलत है। तो मिमिक्री है, सॉन्ग से जहां तक अच्छे हैं, अगर आपको लगता है अच्छे है, शरीयत से टकराते हैं नहीं तो ठीक है, लेकिन जो है उसको अंदर गुलू कर देना और कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी गाना शुरू कर दो कि लोगों को मजा आए और खुद भी अच्छे गायक बन जाए और फिर कुछ भी गाना शुरू कर दो, तो ये कभी कभी आदमी को कुफ्र की तरफ भी ले जाते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आदमी अच्छा काम करते जाता अचानक कोई ऐसा काम हो जाता है कि वो कुफ्र के गड्ढे में, जहन्नम की खाड़ी में गिर जाता है। ऐसे काम से तो बचते रहना चाहिए। ऐसे काम से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, अच्छे गाने तौहीद वगैरह के तराने आदमी गा सकता है, इस्लामिक नशीद है, इसका भी जो है आदमी फ़ायदा हासिल कर सकता है। उम्मीद है कि जवाब इत्मीनान बख्शुआ। जी, बहनों के पास अगर कोई सवाल है तो वो भी कर सकते हैं। जनाब मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जाहिदा। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि IRF न्यूज़पेपर क्यों नहीं शुरू करता? बहन का सवाल है कि IRF न्यूज़पेपर क्यों शुरू नहीं करता। उसका जवाब मैंने पहले ही शायद सवाल में दे दिया, इसलिए कि हम हमारी टीम तैयार कर रहे हैं। हमारे IAS के बच्चे हमारे फ्यूचर के मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं और न्यूज़पेपर चालू करने के लिए आपको जमात चाहिए, आपको जद्दोजहद करने वाले लोग चाहिए और खुलूस से काम करने वाले लोग चाहिए और अच्छे अखलाक और साथ साथ सही अकीदे वाले चाहिए। तो ये जमात इंशाल्लाह जैसे ही तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह हम श्योरली शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी भाई, आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। My name is Yunus Khan. I'm working in investment bank. So my background is MBA, marketing and HR. So today's that topic for media is very important in this scenario. So I just want to comment on this because some Islamic channel is not advertised to other channel like Max and Sony and some other channel because many of the people it's said they are removed some favorite channel. But Islamic channel is not advertised to that other channel. Why it's so? On that basis, what is your comment? भाई का सवाल है कि इस्लामिक चैनल्स का एडवर्टाइजमेंट दूसरे मीडिया में नहीं होता, हालांकि हम लोग देते नहीं एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक चैनल खास करके पीस टीवी आज तकरीबन 50 से 60 करोड़ लोग देखते हैं। ये हिंदुस्तान के अखबार की नकलें अगर जमा कर लो इंग्लिश अखबारों की, उससे ज़्यादा व्यूअर्स पीस टीवी की माशाल्लाह, क्योंकि हमारा काम है बात का पहुंचाना और मेहनत करना। जरिया जो है हम देखेंगे जहां ठीक है वहीं इस्तेमाल करेंगे। रही बात सैटेलाइट चैनल्स पे दिखाई नहीं जाती है, पीस टीवी को चैनल से भी नहीं दिखाई जाती। और पीस टीवी के बारे में आम सवालात में से एक ये सवाल है, तो हम लोगों से कहते हैं कि जब तक लाइसेंस नहीं मिलता, कोशिश चालू है, तब तक आप चैनल, आप सैटेलाइट डिश खरीदे और एक मॉडरेटर रख लीजिए, उसके जरिए आप मल्टीपल कनेक्शंस लोगों को दे सकते हो। आप अपनी सोसाइटी में लेकर आओ, 6-7 हज़ार का आएगा और आप सभी कहोगे भाई आपको ये चैनल देखना बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, उसमें बेशर्मी नहीं है, बेहयाई नहीं है, इंटरफेयर डायलॉग्स हैं, तो जो इंटेलेक्चुअल क्लास होता है वो उनको अपील करेगा। उस तरह से आप अपने सवाब जारिया के लिए आप मल्टीपल कनेक्शन के साथ, मॉडरेटर के साथ आप मल्टीपल कनेक्शन दो और लोग देखेंगे। इस तरह से पीस टीवी को फैलाना चाहिए और इस तरह से पीस टीवी फैल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द चाइनीज़ जबान के अंदर भी पीस टीवी चालू करेंगे, अरबिक में भी चालू करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जवाब इत्मीनान बख्शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम उबैद खान है और मेरा सवाल है कि कुछ मुसलमान मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं, तो इस बारे में इस्लाम की क्या हिदायत है कि यह हलाल है या हराम है? भाई का सवाल है कि मीडिया में कुछ मुसलमान अगर करियर बनाना चाहता है तो कुरान उसकी रहनुमाई कैसे करता है? कुरान के अंदर बहुत सारी आयतें हैं जो कोई शख्स अगर मुस्लिम अगर जर्नलिज्म में या मीडिया में जाना चाहता है तो कुरान में बहुत सारी रहबरी वाली आयतें। चंद मिसालें मैं आपके सामने देता हूँ। सूरह हुजरात अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि मीडिया की रहबरी के लिए इंफरादी तौर पे भी है, लेकिन मीडिया के अंदर अगर कोई शख्स जाना चाहता है तो उसकी रहबरी कुरान करता है। मिसाल के तौर पर आयत नंबर 6 जो मैं पढ़ा, मैंने आपसे कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई फासिक अगर खबर लेकर आए तो आप उसको क्रॉस चेक करो, वरना किसी कौम का नुकसान हो जाएगा, आप पछताएंगे। तो अगर आप जर्नलिस्ट है तो आपके पास खबर आई तो आप उसको एग्जामिन कर लो, डायरेक्टली छापो मत, इसलिए कि 50-60 लाख आदमी एक साथ में पढ़ेंगे तो उसके असरात गलत पड़ सकते हैं। तो कुरान ने बता दिया ये एक उसूल है। दूसरा उसूल है, कुरान कहता है सूरह इसरा के अंदर सूरत नंबर 17 आयत नंबर 52 एंड 53, कुल्ली इबादी यकुलुल्लती ही या अहसन, मेरे बंदों से कहो जो बात कहे, यानी लिखे भी, जो भी बात लोगों तक पहुंचाए वो अच्छी हो। यानी मीडिया में जाकर ये नहीं कि हम भी फिल्मों के बारे में लिखे और स्पोर्ट्स के बारे में लिखे और पॉलिटिक्स के बारे में लिखे, जो मेन काम था वो पीछे रह गया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये भी बता दिया कि आप अगर बात करेंगे, टीवी पर प्रोग्राम बनाएंगे या अखबार में लिखेंगे तो वो लिखो जिससे लोगों का फायदा हो। उसके बाद गॉसिप कॉलम्स कुरान मना करता है, गॉसिपिंग,
कि भाई आज वो उसके साथ घूम रही है, वो हीरोइन इसके साथ, इसकी गर्लफ्रेंड है। इस तरह के गॉसिप कॉलम्स के ऊपर आजकल पेज 3 वगैरह चलते हैं। लेकिन सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ताला ने वो भी बता दिया कि तुम में से कोई दूसरों की मजाक न उड़ाए, जासूसी न करे। इससे क्या होगा? इससे आपस के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। फिर एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम अखबार में फर्क क्या? तो मुस्लिम अखबार जो होता है, मुस्लिम जर्नलिस्ट जो होता है, वो इस्लामिक होता है तो फायदा, वरना तो ऐसे आपको भेड़ बकरियों की तरफ बहुत सारे मुस्लिम जर्नलिस्ट मिल जाएंगे, फिल्मों की भी खबर लिखते हुए, इसकी भी उसकी भी। तो उससे परहेज करना कुरान सिखाता है। कुरान इस तरह से राहबरी करता है। उसके बाद कुरान जो सूरह लुकमान के अंदर भी बताता है कि तकब्बुर मत करो, यानी हमारा आर्टिकल्स, हमारे न्यूज स्टोरी के अंदर तकब्बुर नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं। सूरह अनाम में आयत नंबर 108 में अल्लाह फरमाता है दूसरों के माबूदों की मजाक मत उड़ाओ। तो आपके मीडिया में, आपके प्रोग्रामों में दूसरे की माबूदों की मजाक मत उड़ाओ। आप कह सकते हो कि भाई पूजा नहीं करेंगे जिसकी तुम करते हो, हम जीसस को खुदा नहीं मानेंगे, हम जो है रामचंद्र जी की पूजा नहीं करेंगे, आप कह सकते हो, आपका हक है। जो है ये जर्नलिज्म के अंदर जाने वाले तुलबा, इनके लिए फिट है, एकदम फिट। और अगर कैरेक्टर अच्छा रहता है मुसलमान का, कुरान कहता है वला तकरबुज ज़िना, जिना के करीब मत जाओ, तो आपके आर्टिकल में भी जिनाकारी के आर्टिकल्स ना होने चाहिए जो बेशर्मी फैलाए। उस तरह से आप आर्टिकल लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि वो आर्टिकल बोरिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये बेशर्मी तो पिछले चंद सालों से शुरू हुई, उससे पहले भी तो अखबार आते थे, साफ सुथरे अखबार थे। तो आज लोग अखबार पढ़ेंगे, अगर आपकी जर्नलिज्म अच्छी होगी, आपका रिसर्च अच्छा होगा, ऑथेंटिक होगा, तो लोग आपको भी इज्जत देंगे इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शादना है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है कि औरतों का क्या रोल है मीडिया में? बहन का सवाल है कि औरतों का मीडिया में क्या रोल है। देखिए, मीडिया यानी ये नहीं कि सिर्फ टेलीविजन पे आना। हम लोग समझते हैं सिर्फ टेलीविजन पे आना। अ वुमेन कैन बी अ राइटर, वो किताब लिख सकती है, कोई चीज को पसंद करो, अच्छा उसूल या कोई अच्छे टॉपिक जिससे इंसानियत का फायदा हो, या इस्लाम फैल सके, या इस्लाम की गलतफहमी दूर हो सके, उस पर तहकीक करो, रिसर्च करो, नोट्स बनाओ, किसी से करेक्ट कराओ, किसी से ओपिनियन लो, उसके बाद किसी पब्लिशर को लेकर छाप सकते हैं। ये भी मीडिया है। इसलिए कि किताबों की फैशन कभी नहीं जाएगी। जब टेलीविजन आया तो लोग कहते थे अब अखबारों की दुकान बंद हो जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अखबार फैल रहा है। तो यू कैन बी अ राइटर। या फिर आप अपने बच्चों की तरबियत करो कि बेटा यू गो देयर, तो उसमें भी आपका सवाल जारिया। आप अपने शौहर को, अपने भाई को, आप उनको इंस्पायर करो, मोटिवेट करो कि भाई पैरेलल करियर बनाओ जर्नलिज्म में। आप जो है बहनें हैं, आप वेबसाइट चालू कर सकते हो, या औरतों के लिए कोई खास वेबसाइट हो, वहां पे आप अपने आर्टिकल्स दे सकते हो। कोई वेबसाइट चला सकता है, टेक्नोलॉजी उसके पास है, लेकिन आर्टिकल नहीं लिख पाते हैं, तो इनकी वेबसाइट के अंदर आर्टिकल्स नहीं होते, आप लिख कर दीजिए फ्री ऑफ चार्ज। तो आपके सवाब के अंदर सवाब जारिया होगा और लोगों के अंदर इल्म फैलते जाएगा। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है मुसलमानों की, स्पेशली औरतों की, मुस्लिम विमेन, वर्किंग विमेन, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। आप जाइए इंटरनेट पे, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। आप असेंबल करो, अपने कमेंट्स डालो, उसके बाद आपका आर्टिकल तैयार हो जाए, आप किसी मुस्लिम अखबार में भेज दो, तो क्या होगा, हिजाब का भी एहतमाम हो जाएगा और साथ ही साथ आप दावत और तबलीग का काम मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। जर्नलिज्म भी अल्हम्दुलिल्लाह, इस कोर्स और जर्नलिज्म के अंदर बहुत सारे फील्ड है। मैंने कहा कि स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, और अगर पैसे वाले औरत है तो पूरा का पूरा प्रोग्राम भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। भाई डॉक्यूमेंट्री बनाओ इस्लाम के लिए, हम जो स्पॉन्सर कर सकते हैं, जैसे अल्लाह ने आपको कुव्वत दी है। जैसे कि अल्लाह ताला सूरह तलाक में फरमाता है कि पैसे वाला शख्स अपनी ताकत के मुताबिक खर्च करे और गरीब शख्स अपने ताकत के मुताबिक खर्च करे। खर्च करने का हुक्म दोनों को है, कंजूस बनाने का हुक्म नहीं है, दोनों को है। तो दिलदारी से इंशाल्लाह काम करेंगे तो आवाम में जो है बुराइयां कम हो जाएगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर।